मैं 3 साल से तियानगुआन अकादमी में क्लास रेप हूँ। एक भी छात्र ने कभी मेरी बात नहीं सुनी। उड़ती तलवारें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। मैं हिलता तक नहीं। कोई मेरे चेहरे पर थूक देता है। मैं उसे पहुंचता तक नहीं। यहाँ तक कि कैंटीन वाली आंटी को भी मुझ पर तरस आता है। वह रोज मेरे लिए ठंडे दलिया का एक कटोरा बचा कर रखती है। पूरा स्कूल मुझे बेकार का लकी चार्म कहता है। वह जो बुरी ऊर्जा को दूर रखता है, वे नहीं जानते कि मैं उस तलवार फेंकने वाले मोटे को दीवार में दे मार सकता हूँ। लेकिन जिस पल मैं एक उंगली भी उठाऊं तो मेरा शरीर और आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। 3 साल, 1097 दिन, हर एक सेकंड मेरे अंदर मौजूद प्राचीन दांव फल मेरी सहन शक्ति को निगल रहा है। बदले में मुझे फ्यूजन की प्रगति दे रहा है। आज क्लास ए के वाइस रेप ने सबके सामने मुझे पालतू कुत्ता कहा। उसने कहा, कल का ग्रैंड टूर्नामेंट पूरे स्कूल को तुम पर हंसने पर मजबूर कर देगा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब मैं अंदर देखता हूँ तो दांव फल का फ्यूजन 99.9% पर है। कल पूर्णता होगी और जो मैच उन्होंने मेरे लिए तय किया है वह इत्तेफाक से कल ही है। वह तलवार उसके कान से 1 इंच दूर से निकल गई। क्लासरूम के बाईं ओर एक भारी शरीर वाला लड़का हंसते हंसते दोहरा हो गया। उसके हाथ अभी भी तलवार उड़ाने की मुद्रा में थे। छब्बी जो, क्या तुम निशाना भी लगा सकते हो? क्या होगा अगर तुमने गलती से क्लास रेप को मार दिया? धत, हेडमास्टर इसके बारे में बकवास बंद नहीं करेंगे। उसके बगल में लाल बालों वाली एक लड़की पैर पर पैर रखकर बैठी थी, अपने नाखून फाइल कर रही थी। एक पतली धातु की खरोंच की आवाज आ रही थी। क्लास रेप? वह जीरो कल्टीवेशन लेवल वाला एक कचरा। उसने बुनियादी आध्यात्मिक ऊर्जा की संवेदनशीलता भी नहीं जगाई है। उसे क्लास एफ का रेप होने का हक क्या है? उसकी किस्मत की लकीरें काफी सख्त हैं। क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। मैंने ऊपर नहीं देखा। मैंने एक भौं भी नहीं उठाई। मैं इस दृश्य को बहुत अच्छे से जानता हूँ। 3 साल पहले पतझड़ में हेडमास्टर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। बूढ़े आदमी ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, जैन, क्लास एफ के हर बच्चे का रसूख है। वे उपद्रवी हैं और कोई उनसे निपटना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड देखे। तुम्हारी किस्मत की लकीरें फौलादी हैं। तुम आसमानी कयामत के अकेले सितारे का निशान लिए हुए हो। तुम काली ऊर्जा को दबा सकते हो। जाओ और उनके क्लास रेप बनो। तुम्हें कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बस वहां बैठे रहो। 3 सालों से मैं हर दिन समय पर क्लास में हाजिर हुआ हूँ। मैं सुबह से रात तक पोडियम के पीछे वाली कुर्सी पर बैठता हूँ। क्लास एफ के छात्र क्लासरूम में झगड़ते हैं। उड़ती तलवारें हर जगह टकराती हैं। गोली की भट्टियां फट जाती हैं। पीछे वाली सीट पर कोई जुए के लिए फॉर्मेशन एरे सेट करता है। एक व्यक्ति भी मेरी बात नहीं सुनता। एक व्यक्ति भी मुझे नहीं देखता। मैं क्लास एफ का शुभंकर हूँ, जिसे उन्होंने बुरी ऊर्जा को दबाए रखने के लिए रखा है। डिवाइन इनसाइट सिस्टम, दिन 1097, दांव फल का फ्यूजन 99.7%। मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी। सिर्फ मैं ही उसे सुन सकता था। 3 साल पहले मेरे पोडियम के पीछे बैठने के पहले ही दिन सिस्टम सक्रिय हो गया था। कोई चेतावनी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस मेरे दिमाग की गहराई में बर्फ जैसे नीले टेक्स्ट की एक लाइन उभरी, प्लेयर सोल कंपेटिबिलिटी कंफर्म, डिवाइन इनसाइट सिस्टम बाइंडिंग। बाइंडिंग पूरी हुई। दांव फल फ्यूजन शुरू। फ्यूजन विधि, ध्यान और मौन आत्मज्ञान। चेतावनी, फ्यूजन के दौरान प्लेयर सक्रिय रूप से कोई शक्ति जारी नहीं कर सकता। पालन न करने पर दांव फल का पतन और शरीर और आत्मा का पूर्ण विनाश होगा। वे शब्द 3 साल से मेरे सिर पर तलवार की तरह लटके थे। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं छवि जो की तलवार को अपने सिर को छूते ही थप्पड़ मार के दूर नहीं करना चाहता। उस मोटे को सीधे दीवार में नहीं दे मारना चाहता। मैं बस कर नहीं सकता। फ्यूजन के दौरान मेरा शरीर एक सील बंद बर्तन है। मैं जो भी शक्ति जानबूझकर छोड़ूंगा वह उसके अंदर मथ रही प्राचीन स्वर्गीय शक्ति में विस्फोट कर देगी। तो मैं यहाँ मिट्टी की मूर्ति की तरह, पालतू कुत्ते की तरह, सबके बेकार शुभंकर की तरह बैठा रह सकता हूँ। हे जैन, एक तीखी आवाज मेरे विचारों को काटी है। क्लासरूम के दरवाजे पर क्लास ए की वर्दी में एक लड़का दरवाजे के फ्रेम के सहारे खड़ा था। उसके होठों पर एक उपहास भरा था। मैं धीरे धीरे अपनी नजर उठाता हूँ। मैं उसे जानता हूँ। क्विन, क्लास ए का वाइस रेप, चिन्ह परिवार की मुख्य रक्त रेखा, अर्ली फेज, नेसेंट सोल कल्टीवेशन, तियानगुआन अकादमी में टॉप 20 में। उसके पीछे क्लास एफ के 3-4 छात्र थे। उनमें से हर कोई अपनी नाक सिकोड़े हुए था। कल ग्रैंड टूर्नामेंट है। क्विन क्लासरूम में टहलता है। उसकी नजरें क्लास एफ के उपद्रवियों पर पड़ती हैं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं क्लास रेप लुचिन की तरफ से एक संदेश लेकर आया हूँ। अगर क्लास एफ समझदार है तो कल बस वॉकओवर दे दे। स्टेज पर चढ़कर हंसी का पात्र बनने से बच जाओ। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। क्लास एफ के छात्र उपद्रवी हो सकते हैं, लेकिन क्लास ए के सामने उनका आत्मविश्वास जल्दी खत्म हो जाता है। छवि, जो अपनी उड़ती तलवार वापस खींच लेता है। लाल बालों वाली लड़की नाखून फाइल करना बंद कर देती है। पीछे बैठे जुआरी चुपचाप अपने एरे डिस्क हटा लेते हैं। क्या बात है, सब गूंगे हो गए। वह हंसता है। क्लास एफ वास्तव में क्लास एफ है, हारने वालों का झुंड। उनमें से एक भी लड़ाका नहीं है। ओह,
सही, और तुम भी योजन। क्विन पोडियम पर आता है और मुझे नीचे देखता है। सुना है तुम 3 साल से उसी जगह पर बैठे हो। 3 साल एक कल्टीवेशन अकादमी के पोडियम पर बिना किसी कल्टीवेशन वाला एक सामान्य व्यक्ति क्लास रेप बनकर बैठा है। क्या तुम्हें यह दयनीय नहीं लगता? मैं उसे देखता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। दांव फल फ्यूजन 99.8%। हमारे क्लास रेप ने कहा है कि कल वह व्यक्तिगत रूप से क्लास एफ के एरेना में आएंगे, मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि पूरे स्कूल को यह दिखाने के लिए कि क्लास एफ का रेप क्या है। पालतू कुत्ते से भी कम। मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ती हैं। पालतू कुत्ता, वे दो शब्द एक सुई की तरह चुभे मेरे सीने के उस कोने में जो 3 साल से दफन था। लेकिन मेरा चेहरा नहीं बदला। मैंने धीरे से अपनी पलकें झुकाई और अपनी ठुड्डी वापस अपनी बाहों पर टिका ली। तुमने अपनी बात कह दी, बाहर निकलो, कल मिलते हैं। मेरी आवाज शांत थी, फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर। क्विन पलकें झपकाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना शांत रहूंगा। वह उपहास करता है, मुड़ता है और अपने ग्रुप को बाहर ले जाता है। क्लासरूम फिर से गूंज उठता है। नहीं, क्लास ए बहुत घमंडी है। घमंडी? उन्होंने इसे कमाया है। लुचिन लेट फेज नेसेंट सोल है। हमारा सबसे अच्छा लड़का छवि जो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग ग्रैंड परफेक्शन है। जो भी हो, ऐसा नहीं है कि क्लास एफ कभी जीता है। जेन, क्या तुम्हें वाकई इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है? लाल बालों वाली लड़की मुझ पर चिल्लाई। उन्होंने अभी अभी तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा अपमान किया। मैं जवाब नहीं देता, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। दांव फल फ्यूजन 99.9%। मेरी आध्यात्मिक गहराई में एक विशाल और मते हुए शून्य में एक फल जो गहरे सुनहरे प्रकाश को बिखेर रहा है, धीरे धीरे घूमता है। इसकी सतह पर घने जटिल पैटर्न नक्काशीदार हैं। हर एक में इतनी शक्ति है कि स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सके। 3 साल, 1097 दिन। मैं 1097 दिनों तक इस पोडियम के पीछे बैठा रहा हूँ। हर दिन वह प्राचीन सर्वोच्च फल मेरी आत्मा के साथ और गहरा होता जा रहा है। बस एक आखिरी कदम, मैं खुद से कहता हूँ। कल कल है। जब दिन के अंत की घंटी बजती है तो क्लास एफ डरे हुए पक्षियों की तरह बिखर जाता है। कोई अलविदा नहीं कहता, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। कमरा जल्दी खाली हो जाता है। केवल मैं पोडियम के पीछे बैठा रह जाता हूँ। खिड़की से सूर्यास्त की रोशनी आती है। मेरी परछाई लंबी हो जाती है। मैं खड़ा होता हूँ, अपनी सख्त गर्दन घुमाता हूँ और खिड़की के पास जाता हूँ। मैं नीचे आंगन में छात्रों को देखता हूँ, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरे हुए। लुचिन, मैं नाम फुसफुसाता हूँ। लेट फेज नेसेंट सोल। दांव फल फ्यूजन 99.9%। अंतिम फ्यूजन कल दोपहर तक पूरा होने का अनुमान है। मैं मुड़ता हूँ और क्लासरूम से बाहर निकल जाता हूँ। मेरे कदम खाली गलियारे में गूंजते हैं। मैं धीरे स्थिर चलता हूँ, जैसे अपने नीचे की हर इंच जमीन को नाप रहा हूँ। 3 साल की चुप्पी, अब इसे खत्म करने का समय है। जब मैं छात्रावास वापस पहुंचता हूँ तो आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है। क्लास एफ का छात्रावास अकादमी के सुदूर पश्चिमी कोने में है। एक 3 मंजिला इमारत। पेंट झड़ रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है। यहाँ तक कि गलियारे में लाइट फॉर्मेशन एरे भी टूटे हुए हैं, किसी हॉरर फिल्म की तरह फ्लिकरिंग कर रहे हैं। पूरी इमारत मेरी है। कारण सरल है, क्लास एफ के छात्र अकादमिक आपदा हो सकते हैं, लेकिन उनके परिवारों के पास पैसा है। छवि, जो अकादमी के बाहर एक निजी स्प्रिट मैनर में रहता है। लाल बालों वाली लड़की यारा ने शहर में एक सराय की पूरी मंजिल किराए पर ली है। बाकी जुआरी शायद ही कभी आते हैं। केवल मैं, बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि, बिना किसी कल्टीवेशन, बिना किसी स्प्रिट स्टोन 000 क्लास रेप, वास्तव में उस कमरे में रहता हूँ जो अकादमी ने मुझे दिया था। मैं दरवाजा खोलता हूँ। कमरा छोटा है। एक लकड़ी का बिस्तर, एक डेस्क, एक अलमारी। डेस्क पर ठंडे अनाज का दलिया और 2 उबले हुए बन रखे हैं। कैंटीन वाली आंटी का काम तरस खाकर रोज मेरे लिए छोड़ जाती है। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठता हूँ और घूंट के लिए कटोरा उठाता हूँ। ठंडा, मुझे परवाह नहीं है। 3 साल से मैंने जो भी खाना खाया है वह ठंडा ही रहा है, क्योंकि मैं हमेशा क्लासरूम से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति होता हूँ। दाव फल फ्यूजन 99.9%। शेष अनुमानित समय लगभग 12 घंटे। सिस्टम की घंटी ठीक समय पर बजती है। मैं कटोरा रखता हूँ, बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। आखिरी रात मेरी चेतना मेरे दिमाग के भीतर मथते हुए शून्य में डूब जाती है। गहरा सुनहरा दांव फल केंद्र में तैरता है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था उसे 10 गुना बड़ा। 3 साल पहले हर पैटर्न अब प्रकाश के साथ धधक रहा है। हर लाइन एक सूरज की तरह प्रचंड चमक बिखेर रही है। मेरी आत्मा उसके सामने चुपचाप बहती है। 3 साल का फ्यूजन। मैं पहले ही अंदर सील की गई शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी नहीं जाना। आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं, वह दिव्य ज्ञान नहीं जिस पर नेसेंट सोल कल्टीवेटर इतना गर्व करते हैं। ये दांव है, शुद्ध, सर्वोच्च, स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी से संबंधित। फ्यूजन के बीच के अंतराल में मैंने एक बार दांव फल के मालिक की खंडित यादों की एक झलक देखी थी। गहरे शाही वस्त्रों में एक आदमी 9 स्वर्गों के ऊपर खड़ा सभी लोगों को नीचे देख रहा है। एक नजर और तारे ढह जाते हैं। एक सांस और समय रुक जाता है। सभी लोगों का स्वामी। और यह दांव फल स्वर्ग और पृथ्वी के पतन से पहले बनाया गया था। जीवन भर की कल्टीवेशन का अंतिम खजाना अंतहीन युगों तक बहता रहा और अंततः मेरी आत्मा में उतरा। सिस्टम कहता है कि जब फ्यूजन पूरा हो जाएगा तो मुझे स्वर्ग और पृथ्वी की पूर्ण शक्ति विरासत में मिलेगी, पूरी की पूरी। मुझे कोई उत्साह
कोई जंगली खुशी महसूस नहीं होती। 3 साल की स्थिरता ने पहले ही हर अतिरिक्त भावना को मिटा दिया है। मेरी मानसिकता अब किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने 3 साल जेल में बिताए हैं। रिहाई की सूचना सुनकर अजीब सी शांति महसूस होती है। जो आना है वह आएगा, जल्दी क्या है। अगली सुबह ग्रैंड टूर्नामेंट एरेना सेंट्रल प्लाजा में सेट किया गया है। विशाल पत्थर का प्लेटफॉर्म आधा एकड़ में फैला है। हर किनारे पर सुरक्षा फॉर्मेशन एरे खुदे हुए हैं। प्लाजा के चारों ओर स्टैंड क्लास ई से लेकर क्लास एफ तक पूरी तरह भरे हुए हैं। सभी 6 कक्षाएं, छात्र और मास्टर एक साथ। मैं हमेशा की तरह अपनी फीकी क्लास एफ वर्दी में सबसे आखिरी में पहुंचता हूँ, जेब में हाथ डाले बिना किसी परवाह के टहलते हुए। हर आंख मेरी तरफ झपटती है। उपहास, तरस, जिज्ञासा, उदासीनता। क्लास एफ का बेकार रेप यहाँ है। 3 साल में एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं की। ग्रैंड टूर्नामेंट में क्या कर रहा है देखने के लिए मैंने सुना है लुचिन ने उसे खास तौर पर बुलाया है। टस्क, ये तो क्रूर है। मैं सब कुछ अनदेखा कर देता हूँ और सीधे क्लास एफ सेक्शन में चला जाता हूँ। छवि, जो, यारा और क्लास एफ के अन्य सदस्य पहले से ही वहां हैं। जब वे मुझे आते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पढ़ना मुश्किल होता है। स्वागत नहीं, शत्रुता नहीं, बल्कि ऐसा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यारा वास्तव में मेरा नाम लेती है। दुर्लभ, उसके लाल बाल सुबह की हवा में उड़ते हैं। जैन, शायद इसमें हिस्सा मत लो। लुचिन, वो आदमी पीछे नहीं हटा। क्या होगा अगर वो खत्म नहीं होता। उसे जरूरत नहीं है। मैं क्लास एफ सेक्शन की आखिरी पंक्ति में गिर जाता हूँ। हमेशा की तरह वही मुद्रा, ठुड्डी को अपनी मुड़ी हुई भुजाओं पर टिकाए हुए, पलकें आधी झुकी हुई। अगर मैं आ गया तो मैं आ गया, मैं कहता हूँ। यारा भौहें सिकोड़ती हैं लेकिन बात छोड़ देती है। टूर्नामेंट परंपरा के अनुसार चलता है। क्लास एफ से ऊपर चढ़ते हुए क्लास एफ बनाम क्लास ई, फिर विजेता का सामना क्लास डी से होता है और इसी तरह। ब्रैकेट खुद को अपमानित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लास एफ हमेशा सबसे पहले बाहर हो जाता है। हर साल पहला मैच क्लास एफ बनाम क्लास ई। छवि, जो क्लास एफ का सबसे मजबूत, पहले स्टेज लेता है। उसका प्रतिद्वंद्वी क्लास ई का एक लंबा पतला छात्र है। मिड फेज फाउंडेशन बिल्डिंग। लड़ाई प्रभावशाली नहीं है। छवि, जो फाउंडेशन बिल्डिंग ग्रैंड परफेक्शन हो सकता है लेकिन उसका मुकाबला अनुभव भयानक है। वह लड़के के फुटवर्क से चक्कर खा जाता है और बमुश्किल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके जीत हासिल करता है। क्लास एफ एक बिखरी हुई आधी अधूरी खुशी मनाता है। अगले कुछ दौर खराब जाते हैं, जीत से ज्यादा हार। स्कोर क्लास ई के साथ अंतिम निर्णायक मैच में बमुश्किल बराबरी पर आता है। क्लास एफ से कौन बाकी है। रेफरी मास्टर लिस्ट स्कैन करता है। नजरें आखिरी नाम पर पड़ती हैं। जैन। पूरा एरेना एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है, फिर हंसी फूट पड़ती है। जैन, वह कचरा। क्लास एफ के पास वास्तव में कोई नहीं बचा। क्या मतलब है। क्लास ई जीत गया। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। दांव फल फ्यूजन 100%। टिंग। उस पल मेरे दिमाग में कुछ उठता है। एक स्पष्ट गूंजती आवाज जो पहले से अलग है, जैसे एक दूर की प्राचीन घंटी जोर से बजी हो। मेरी चेतना की गहराई में गहरे सुनहरे प्रकाश का विस्फोट। दांव फल पर हर पैटर्न एक साथ टूट जाता है। असीमित शक्ति एक टूटे हुए बांध की तरह मेरी आत्मा में बहती है। मेरी नसें, हर आखिरी कोशिका। बधाई हो प्लेयर, दांव फल फ्यूजन पूरा हुआ। प्लेयर का वर्तमान दायरा नश्वर, अविकसित, स्वर्गीय पूर्णता, चेतावनी। इस दायरे को अस्थिर करने से शक्ति रिसाव को रोकने के लिए सिस्टम ने स्वचालित रूप से औरा दमन मोड सक्रिय कर दिया है। प्लेयर का बाहरी औंदरा नश्वर स्तर पर रहेगा। मैं धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ, बिना जल्दबाजी के, हमेशा की तरह। न कोई तेज हवा, न आसमान से संकेत, न चकाचौंध करने वाला सुनहरा प्रकाश। मैं अभी भी फीकी वर्दी में वही दुबला पतला लड़का हूँ। चेहरा खाली, अभिव्यक्ति सपाट, लेकिन केवल मैं जानता हूँ कि मेरे माध्यम से बहने वाली शक्ति इतनी है कि इस पूरी अकादमी को उसके नीचे की जमीन के हर इंच के साथ मिटा सकूं। मैं एरेना की ओर चलता हूँ। मेरी गति स्थिर है, जल्दबाजी नहीं। स्टैंड से हंसी जारी रहती है। एरेना के दूसरी तरफ क्लास ई का आखिरी फाइटर खड़ा है। एक हट्टा कटा आदमी, घनी दाढ़ी, मुझसे 2 गुना बड़ा दिखता है। क्या तुम इसके बारे में सुनिश्चित हो। मैं काफी जोर से मारता हूँ। दाढ़ी वाला आदमी लगभग अनिच्छुक दिखता है। मैं उसे देखता हूँ। 2 सेकंड की खामोशी। फिर मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ और उसकी दिशा में अनौपचारिक रूप से लहराता हूँ, जैसे मक्खी भगा रहा हूँ। न आध्यात्मिक प्रकाश, न हाथ की मुद्रा। कल्टीवेटर द्वंद्व से आप जिस तरह के भड़कीले प्रभावों की उम्मीद करते हैं, उनमें से कोई नहीं। मेरी हथेली संपर्क में भी नहीं आती, लेकिन आदमी उड़ जाता है। सटीक रूप से उसके पैरों के नीचे का पत्थर का स्लैब पहले टूटता है, फिर एक अदृश्य बल, जैसे एक विशाल अनदेखा हाथ, हल्के से उसकी छाती को छूता है और उसे एरेना से बाहर फेंक देता है। वह हवा में 3 बार लुढ़कता है और बाहर घास में गिर जाता है। एक शरीर के आकार का गड्ढा छोड़ जाता है। सन्नाटा। रेफरी मास्टर वहीं खड़ा है, मुंह खुला है। स्कोरिंग जेड स्लिप उसके हाथ से फिसल रही है। वह आदमी की स्थिति की जांच करने के लिए सहज रूप से अपना दिव्य ज्ञान छोड़ता है। लेट फेज फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर, सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ढाल पूरी तरह से बरकरार, लेकिन आदमी बेहोश है। चोट से नहीं, डर से बेहोश है। वह बल इस तरह से सटीक था कि रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। उसे बिना एक खरोंच छोड़े प्रतिरोध करने की उसकी इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वह नियंत्रण का स्तर। रेफरी मास्टर ईमानदारी से नहीं सोचता कि कल्टीवेशन के 30 साल उसे वहां तक ले जा सकते हैं। क्लास एफ, जन जीत गया। उसकी आवाज कांपती है,
स्टैंड अभी भी शांत है। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अब भी क्या हुआ। एक नश्वर जिसने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं छोड़ी, उसने अपना हाथ लहराया और फाउंडेशन बिल्डिंग फाइटर को उड़ा दिया। ये कोई भ्रम की चाल होनी चाहिए, किसी ने बुदबुदाया। क्लास एफ ने एरेना पर पहले से ही एक फॉर्मेशन एरे सेट किया होगा। किसी और ने सहमति व्यक्त की। हाँ हाँ, तुम इसके अलावा और क्या समझा सकते हो? एक कचरा बस। मैं पहले ही एरेना से बाहर निकल चुका हूँ, वापस क्लास एफ सेक्शन में, उसी सीट पर, ठुड्डी को हाथों पर टिकाए हुए, पलकें आधी झुकी हुई, जैसे 5 मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। छवि जो मुझे पूरे 10 सेकंड तक घूरता रहता है, मुंह खोलता और बंद करता है जब तक कि वह अंत में बाहर नहीं निकालता। रेप, क्या तुमने अभी एक को ट्रिप किया? क्या तुमने उसे दीवार में फाड़ किया? यार, छवि जो के सिर के पीछे नाखून फाइल मारती है, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर बदल गई हैं। उस डार्क आईशैडो के पीछे पहली बार कुछ गणना करने वाली झलक चमकती है। मैं सबको अनदेखा कर देता हूँ। मेरा पूरा ध्यान मेरे दिमाग में सिस्टम पैनल पर है। दांव फल फ्यूजन पूर्ण, प्लेयर की उपलब्ध क्षमताएं, स्वर्गीय दिव्य ज्ञान, असीमित रेंज, सभी लोकों में सभी स्वर्गीय कानूनों को देख सकते हैं। दांव के कानूनों को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकते हैं, जिसमें समय, स्थान, कारण और प्रभाव, जीवन और मृत्यु, स्वर्गीय भौतिक शरीर, अविनाशी, सभी तकनीकों के प्रति प्रतिरक्षित, औरा दमन मोड सक्रिय, अधिकतम जारी करने योग्य शक्ति, नश्वर दायरे की छतक सीमित, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग ग्रैंड परफेक्शन। इस सीमा से अधिक होने पर स्वर्ग की प्रतिक्रिया होगी। प्लेयर को सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। मैं चुपचाप बैठता हूँ और इस स्वर्गीय शक्ति को एक नश्वर खोल में समाहित करता हूँ, जैसे पूरे महासागर को एक प्याले में डालना। सिस्टम का औरा दमन मोड उस प्याले की दीवारों के रूप में कार्य करता है, जिससे मैं एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिखता। लेकिन प्याला अभी भी एक प्याला है। मैं इस निम्न स्तरीय दुनिया में अपनी पूरी शक्ति जारी नहीं कर सकता, या पूरा क्षेत्र साबुन के बुलबुले की तरह फट जाएगा। दिलचस्प, मैं सोचता हूँ। क्लास एफ के क्लास ई को हराने की खबर शायद ही कोई हलचल मचाती है, क्योंकि अगला प्रतिद्वंद्वी क्लास डी है। क्लास डी का सबसे मजबूत अर्ली फेज गोल्डन कोर है। क्लास एफ से एक बड़ा प्रमुख दायरा ऊपर। अगला दौर क्लास एफ बनाम क्लास डी। रेफरी इसे बुलाता है। क्लास डी की तरफ से एक लड़की आगे बढ़ती है, ऊंची पोनीटेल, कूल्हे पर एक छोटी तलवार, तेज और शांत। वह बिना किसी रोक टोक के अपनी अर्ली फेज गोल्डन कोर दबाव जारी करती है और क्लास एफ सेक्शन के फाउंडेशन बिल्डिंग छात्र पीले पड़ जाते हैं। कौन लड़ रहा है? कोव, छवि जो कुर्सी में सिकुड़ जाता है। यारा दूर देखती है। बाकी लोग ऐसे दिखते हैं जैसे वे गायब होना चाहते हैं। मैं जाऊंगा। मैं फिर खड़ा होता हूँ। रेफरी भौहें सिकोड़ता है। जैन, अर्ली फेज गोल्डन कोर और लेट फेज फाउंडेशन बिल्डिंग एक ही लीग में नहीं है। मैं पहले से ही चल रहा हूँ। पोनी टेल वाली लड़की मुझे देखती है। माथे पर बल पड़ा है। तुम वही हो जिसने उस आदमी को अभी उड़ाया था? हाँ। कैसे? मैं इसके बारे में सोचता हूँ, गंभीरता से। मजबूत पकड़। उसकी भौहें और गहरी हो जाती हैं। वह एक धीमी सांस लेती है। छोटी तलवार बाहर। गोल्डन कोर। तलवार पर आध्यात्मिक ऊर्जा का बाण आ जाता है। किनारे पर एक पीली नीली चमक बनती है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह ठीक है, मैं कहता हूँ और सिर हिलाता हूँ। वह लॉन्च करती है। उसका शरीर नीली रोशनी की एक लकीर बन जाता है। तलवार मेरे सीने पर सीधे प्रहार करती है, इतनी तेज कि स्टैंड के अधिकांश लोग केवल एक बात का प्रतिबिंब पकड़ पाते हैं। मैं 2 उंगलियां फैलाता हूँ, इंडेक्स और मिडिल, और बिना 1 इंच की गुंजाइश के ब्लेड की नोक को पकड़ लेता हूँ। नीली रोशनी फटती है। तलवार से आध्यात्मिक ऊर्जा बहती है, तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी उंगलियां हिलती नहीं है, जैसे 2 पहाड़ गिरते हुए पत्ते को छुटकी में दबा रहे हों। पोनीटेल लड़की की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। वह ब्लेड में अपनी सब कुछ डाल देती है। उसका कोर आध्यात्मिक भंडार बांध के टूटने की तरह अंदर बहता है और तलवार पर चमक तेज और तेज होती जाती है। पूरा एरेना हल्का सा कांपता है। मैं स्थिर खड़ा हूँ, 2 उंगलियां, वही स्थिति। मेरी अभिव्यक्ति लगभग ऊब चुकी है। पर्याप्त है, मैं कहता हूँ। एक हल्का झटका, एक तेज धातु की गूंज। तलवार मुक्त होकर ऊपर आसमान में घूमने लगती है, छाप बनाती है और एरेना के किनारे पत्थर की दरार में मजबूती से समा जाती है। लड़की 3 कदम पीछे हटी है। कलाई सुन्न है। उसके हाथों का वेब फट गया है। खून उसकी उंगलियों के बीच टपक रहा है। वह मुझे घूरती है, छाती फूल रही है। क्या तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? मैं जवाब नहीं देता। मैं मुड़ता हूँ और एरेना से बाहर निकल जाता हूँ। स्टैंड में हजारों आंखों के पीछे मेरी आवाज उतनी ही सपाट है जैसे मैं मौसम पर टिप्पणी कर रहा हूँ। अगला। इस बार स्टैंड में कोई नहीं हंसता। क्लास ए सेक्शन में पहली पंक्ति में सफेद कपड़ों में एक युवक बिल्कुल शांत बैठा है, चाय का प्याला लिए। लुचिन, क्लास ए का रेप। तियानगुआन अकादमी की निर्विवाद नंबर 1 प्रतिभा। 17 साल में लेट फेज नेसेंट सोल। स्पिरिट सेवरिंग से एक कदम दूर होने की अफवाह। विशेषताएं तेज और परिष्कृत। उपस्थिति ठीक जेड़ जितनी शांत और सुचारू। अकादमी की हर लड़की का सपना। उसका चाय का प्याला उसके होठों के ठीक पहले मंडरा रहा है, कभी उन तक नहीं पहुंचता। उसकी नजर मेरी पीछे हटती हुई पीठ पर टिकी है। दिलचस्प। लुचिन प्याला नीचे रख देता है। एक हल्की मुस्कान। उसके पीछे क्विन का चेहरा लोहे जैसा सख्त है। एक शब्द नहीं। ऐसा लगता है कल का मैच मेरे अनुमान से अधिक मनोरंजक होगा। लुचिन अपना प्याला फिर से उठाता है और सतह पर धीरे से फूंक मारता है। क्लास सी के पास अभी भी क्लास बी और क्लास बी आगे हैं।
उन्हें मुझे यह जांचने में मदद करने दो कि ये पत्थर किस चीज का बना है। 3 साल तक तलवार छिपा कर रखी, एक प्रहार और दुनिया ने सुन लिया। जैन, तुम अच्छी तरह छिपे। क्लास सी के हेडमास्टर मास्टर जैन है, एक सूखे तार जैसे बूढ़े आदमी जो हमेशा अपनी आंखें आधी बंद रखते हैं, जैसे वह हर किसी को नाप रहे हों। जब क्लास एफ द्वारा क्लास डी को हराने की खबर क्लास सी सेक्शन तक पहुंचती है तो मास्टर जैन मूंगफली फोड़ रहे हैं। आवाज स्टैंड की शांति को काटती है। अर्ली फेज, गोल्डन कोर लड़की की तलवार 2 उंगलियों से झटक दी गई। मास्टर जैन एक मूंगफली अपने मुंह में डालते हैं, 2 बार चबाते हैं। जैन की पृष्ठभूमि क्या है? फाइल खींचे। उसके बगल में चश्मा पहने एक लड़का जेड स्लिप के माध्यम से फ्लिप करता है। तेज बोलता है, जैन अनाथ, कोई कबीला संबद्धता नहीं। 3 साल पहले हेडमास्टर द्वारा क्लास एफ के रेप के रूप में सौंपा गया। नामांकन पर पंजीकृत कल्टीवेशन कोई नहीं। 3 साल में सभी मूल्यांकन। अनुपस्थित आध्यात्मिक जड़ परीक्षण सिखाया, कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं मिली। कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं। मास्टर जैन चबाना बंद कर देते हैं। कोई आध्यात्मिक जड़ वाला व्यक्ति गोल्डन कोर कल्टीवेटर के पूर्ण बल वाले तलवार हमले को 2 उंगलियों से पकड़ रहा है। यह अकेले कल्टीवेशन दुनिया के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है। या तो रिकॉर्ड गलत है या इस व्यक्ति के पास कोई तल नहीं है। कौन ऊपर जा रहा है? मास्टर जैन पूछता है। मास्टर, मैं जाऊंगा। एक चौड़ा युवक अपनी सीट से उठता है, वर्दी भरी हुई मांसपेशियों पर खींच रही है। उसकी गर्दन के साथ एक काला सर्प ड्रैगन टैटू है। क्लास सी का शीर्ष फाइटर, गोल्डन कोर ग्रैंड परफेक्शन। वे उसे आयरन टावर कहते हैं। रेक्स लू। मास्टर जैन उसे एक नजर देखते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। तुम पर्याप्त नहीं हो। रेक्स के चेहरे पर नाराजगी की एक झलक आती है, लेकिन वह बहस नहीं करता। मास्टर जैन का क्लास सी में अधिकारपूर्ण है। अगर वह कहता है पर्याप्त नहीं तो यह अंतिम है। तुम सब जाओ। मास्टर जैन एक और मूंगफली निकालता है। टूर्नामेंट के नियम रोटेशन हमले पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। पहले निचले रैंक वाले फाइटर्स के साथ उसे थका दो, फिर तुम अंत में जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह नश्वर कितने राउंड ले सकता है। क्लास सी बनाम क्लास एफ। पहला मैच शुरू। शब्द रेफरी के मुंह से बमुश्किल निकलते हैं जब क्लास सी का पहला फाइटर चार्ज करता है। लेट फेज फाउंडेशन बिल्डिंग। गति प्रकार तलवार कल्टीवेटर। तेज और क्रूर। तलवार की रोशनी बारिश की तरह नीचे गिरती है। मैं बाईं ओर कदम बढ़ाता हूँ। हर प्रहार मेरी दाईं ओर से निकलता है, पत्थर के फर्श पर टकराकर दरारों की एक साफ लकीर उड़ा देता है। तलवार कल्टीवेटर जम जाता है। उसने एक पूर्ण कवरेज हमला लॉन्च किया। सैद्धांतिक रूप से कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, लेकिन एक कदम साइड में और मैं सब कुछ पूरी तरह से चकमा देता हूँ। यह गति नहीं है, मैं पहले से ही उस जगह खड़ा था जिसे मारा नहीं जा सकता था। मैं बाहर पहुंचता हूँ और तलवार कल्टीवेटर को माथे पर फ्लिक करता हूँ। उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़क जाती हैं। वह सीधे पीछे गिर जाता है। किनारे पर सुरक्षा फॉर्मेशन एरे उसे वापस उछालता है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरा फाइटर ऊपर एक ताबीज कल्टीवेटर है। ताबीज हाथ में जकड़े हुए, अभी सक्रिय भी नहीं हुए हैं। जब उसे पता चलता है कि मैं पहले से ही उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। तुम कब, कैसे? उसका दिमाग खाली हो जाता है। मैं उसके कंधे पर थपथपाता हूँ। हार मान लो। वह सिर से पैर तक कांपता है, होंठ कांप रहे हैं और अंत में 2 शब्द निकालता है। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। तीसरा मैच, चौथा मैच, 5वां मैच। शरीर कल्टीवेटर, एरे मास्टर, बीस टेमर। मेरा दृष्टिकोण हर बार अलग है, लेकिन परिणाम बिल्कुल वही है। उनमें से कोई मुझे छू नहीं सकता। मैं हवा या दीवार की तरह चलता हूँ। हमले पर मैं हर जगह हूँ, रक्षा पर मैं अछूत हूँ। हर किसी की त्वचा को जो चीज रेंगती है वह ये है। सभी 5 मैचों में किसी ने भी मुझसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान भी महसूस नहीं किया। मैं एक सच्चे नश्वर की तरह दिखता हूँ जो गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को खत्म कर रहा है। ये कैसे संभव है? स्टैंड में कोई कांपने लगता है। वह वास्तव में कितना छिपा रहा है? क्या तुमने गौर किया? उसका हर कदम न्यूनतम आवश्यक बल का उपयोग करता है, बस किसी को बेहोश करने या वापस मजबूर करने के लिए पर्याप्त है। किसी को गंभीर चोट नहीं आई। वह सटीकता हमारे मास्टर्स द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी काम से डरावनी है। क्लास सी सेक्शन में मास्टर जैन अपने हाथ में आखिरी मूंगफली को कुचलता है। नहीं तोड़ा, कुचला, खोल सहित, पाउडर में। रेक्स मास्टर जैन का चेहरा देखता है और पहली बार उस पर कुछ ऐसा देखता है जो उसने कभी उस पुराने लोमड़ी पर नहीं देखा। गुरुत्वाकर्षण। मास्टर जैन खड़ा होता है, अपनी पैंट से मूंगफली की धूल झाड़ता है, आवाज धीमी करते हुए, पीछे मत हटो, अपने जीवन भर के खजाने का उपयोग करो। रेक्स एक गहरी सांस लेता है और एरेना पर कदम रखता है। उसकी गर्दन पर काला सर्प ड्रैगन टैटू जीवित हो जाता है। उसकी त्वचा से बाहर निकलकर 30 फुट का स्याही जैसा काला ड्रैगन बन जाता है। ड्रैगन अपना जबड़ा खोलता है और एक गहरी गूंजती धाड़ निकालता है। गोल्डन कोर ग्रैंड परफेक्शन दबाव बाढ़ की तरह बाहर गिरता है। एरेना के चारों ओर पत्थर के स्लैब फटने लगते हैं। पहली पंक्तियों में निचले रैंक वाले छात्र दबाव से पीछे धकेले जाते हैं। चेहरा सफेद, अविश्वसनीय। आयरन टावर अपने नाम पर खरा उतरता है। गोल्डन कोर ग्रैंड परफेक्शन प्लस लाइफ बाउंड खजाना। यह अर्ली फेज नेसेंट सोल शक्ति है। रेक्स की मुठ्ठियां भिंज जाती हैं। स्याही वाला काला ड्रैगन उसके ऊपर चक्कर लगाता है। 3 पूरी सांसों के लिए कुंडलित होता है। फिर वह गोता लगाता है। ड्रैगन हवा के माध्यम से फट जाता है। इसकी उपस्थिति पूर्ण विनाश का भार उठाती है और सीधे मेरे चेहरे पर खुद को फेंक देती है। मैं अपना सिर उठाता हूँ और उस दहाड़ते हुए स्याही वाले काले ड्रैगन को करीब आते देखता हूँ। फिर मैं जम्हाई लेता हूँ। मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ, आसान और ढीला।
उंगलियां थोड़ी फैली हुई और धीरे से ड्रैगन के सामने अपना हाथ बंद करता हूँ। इसका चार्ज एक अदृश्य दीवार की तरह मर जाता है, या जैसे एक अनदेखे हाथ ने इसे गले से पकड़ लिया हो। 30 फुट का ड्रैगन मेरे चेहरे से 1 फीट से कम दूर जम जाता है। मुंह खुला है, शरीर छटपटा रहा है। 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ मैं अपनी मुट्ठी बंद करता हूँ। क्रैक! ड्रैगन 2 हिस्सों में बंट जाता है। स्याही के काले स्पार्क्स के एक आसमान में घुल जाता है जो हवा में फीका पड़ जाता है। रेक्स खून थूकता है और पीछे हट जाता है। उसका जीवन भर का खजाना नष्ट हो गया है। प्रतिक्रिया बाढ़ की तरह उसकी गोल्डन कोर में जाती है और उसकी सतह पर एक पतली दरार दिखाई देती है। रेक्स की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। चेहरा अविश्वास में जम गया। मैं अपना हाथ वापस खींचता हूँ और अपनी हथेली को देखता हूँ। मैं थोड़ा भौहें सिकोड़ता हूँ। बहुत ज्यादा बल। मैं रेक्स के पास चलता हूँ, अपनी आस्तीन में पहुंचता हूँ और एक गोली निकालता हूँ। कुछ ऐसा जो कैंटीन वाली आंटी ने मुझे पिछले हफ्ते अपच के लिए दिया था। मैं इसे देखता हूँ, वापस रख देता हूँ। तुम्हारी गोल्डन कोर टूट गई है, अब मास्टर के पास जाओ। मैं मुड़ता हूँ और एरेना से बाहर निकल जाता हूँ। क्लास सी सेक्शन पूरी तरह से शांत है। मास्टर जेन वहीं खड़ा है जहां वह था, हाथ अभी भी मूंगफली पकड़े हुए स्थिति में, लेकिन उसका हाथ खाली है। वह मेरी पीठ को घूरता है। उसके पतले चेहरे पर झुर्रियां तंग हो जाती हैं। यह बच्चा, वह बुदबुदाता है, वह आखिर है क्या? क्लास एफ सेक्शन फट पड़ता है। छवि जो अपनी सीट से कूदता है, उसका हर हिस्सा लहर की तरह कांप रहा है। रेप! उसने आयरन टावर के लाइफ बाउंड खजाने को कुचल दिया, एक हाथ से कुचल दिया। शांत हो जाओ यारा। छवि जो के कंधे को पकड़ती है, लेकिन उसका खुद का हाथ भी कांप रहा है। क्या वह 3 साल पहले इतना मजबूत था, या वह इस पूरे समय कल्टीवेशन कर रहा था? मुझे कैसे पता होगा? उससे पूछो। वे दोनों एक ही समय में मुझे देखने के लिए मुड़ते हैं। पहले ही अपनी सीट पर वापस आ गया हूँ, ठुड्डी को हाथों पर टिकाए हुए, पलकें आधी बंद, पहले जैसा। एकमात्र अंतर यह है कि किसी बिंदु पर मेरे बगल में गर्म चाय का एक प्याला दिखाई दिया है, यारा द्वारा डाला गया। क्लास बी सेक्शन में माहौल वैसे ही है। क्लास एफ हमारा अगला प्रतिद्वंद्वी है। क्लास बी का रेप स्टोन स्टैंड के किनारे खड़ा है, हाथ बंधे हुए, आंखें अंधेरी और एरेना पर टिकी हुई हैं। सभी पूर्ण युद्ध तत्परता। अपने सर्वोत्तम खजाने लाओ। सच में स्टोन क्लास एफ के खिलाफ? किसी ने सवाल किया। स्टोन मुड़ता नहीं है। तुम्हें लगता है कि वह आदमी अभी भी क्लास एफ जैसा दिखता है? उसके बाद कोई नहीं बोलता। इस बीच क्लास ए सेक्शन की पहली पंक्ति में लुचिन अपना प्याला रिफिल करता है। क्लास सी भी नहीं रोक सका। क्विन की आवाज आती है। लुचिन कुछ नहीं कहता, बस धीरे से ढक्कन के साथ चाय की पत्तियों को हिलाता है। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह उज्जवल हैं, जिसने अभी अभी ऐसा शिकार देखा है जिसे उसने कभी नहीं देखा। स्टोन एक चतुर आदमी है। जिस पल रेक्स ने अपना लाइफ बाउंड खजाना एक हाथ से कुचला था, स्टोन आमने सामने की लड़ाई का विचार छोड़ देता है। गोल्डन कोर ग्रैंड परफेक्शन प्लस लाइफ बाउंड खजाना, और ये एक राउंड भी नहीं चला। क्लास बी में कोई भी रेक्स से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन चतुर लोग स्मार्ट तरीके से लड़ते हैं। सुनो, स्टोन क्लास बी के 8 फाइटर्स को इकट्ठा करता है, आवाज धीमी। उसके कल्टीवेशन लेवल को भूल जाओ। टूर्नामेंट के नियम स्पष्ट हैं। टीम मैच, 3 में से सर्वश्रेष्ठ प्रति टीम 5। जन कितना भी मजबूत हो, वह अभी भी केवल एक व्यक्ति है। क्लास एफ के बाकी लोग फाउंडेशन बिल्डिंग स्क्रब के अलावा कुछ नहीं है। रणनीति सरल है। हम में से 5 एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जेन के पीछे नहीं जाते, हम उसके साथियों के पीछे जाते हैं। जेन के आगे बढ़ने से पहले उन्हें बाहर निकालो, और भले ही वह अजेय हो, यह एक बनाम 5 हो जाता है। वह जीत नहीं सकता। 3 में से सर्वश्रेष्ठ अकेला। क्लास बी के फाइटर्स एक दूसरे को देखते हैं, आंखें चमक रही हैं। शानदार स्टोन, वह कितना भी मजबूत हो, वह 4 मृत वजन के लिए नहीं लड़ सकता। स्टोन मुस्कुराता है। क्लास एफ, 5 लोगों को एक साथ खरोंच कर लाना पहले से ही एक खिंचाव है। वह छवि जो फाउंडेशन बिल्डिंग ग्रैंड परफेक्शन है, लेकिन उसने पहले ही कई राउंड लड़े हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा आधे से ज्यादा खत्म हो गई है। तीसरी बाल वाली लड़की यारा मिड फेज फाउंडेशन बिल्डिंग है। हथियार लोहार पृष्ठभूमि, करीबी मुकाबला मूल्य 0। बाकी लोगों ने फाउंडेशन बिल्डिंग को भी नहीं छुआ है। मैं तुम्हें उसके साथियों को मिटाने के लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर हम पांचों जेन को घेर लेते हैं और रुक जाते हैं। वह एक एरेना में 5 लोगों को नहीं मार सकता। टूर्नामेंट में उसके बैंड को मारना, जितना जोर से वह मारता है उतने ही अधिक अंक वह खो देता है। टीम मैच, क्लास एफ बनाम क्लास बी, प्रतिपक्ष 5। जब रेफरी नियमों की घोषणा करता है तो क्लास एफ सेक्शन थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। मैं चारों ओर देखता हूँ। छवि जो अपनी कुर्सी में झुक गया है, जोर जोर से सांस ले रहा है। उन आखिरी कुछ मैचों ने उसे सूखा दिया। यारा रेलिंग पर झुकती है, अपने नाखून फाइल करती है। सतह पर शांत दिखती है, लेकिन फाइल सामान्य से 2 गुनी गति से चल रही है। पीछे वाली पंक्ति में 3 जुआरी एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से एक पहले से ही पैक कर रहा है, भागने के लिए तैयार है। जो यारा। मैं खड़ा होता हूँ। मैं पीछे की पंक्ति में 3 में से 2 जुआरियों की ओर इशारा करता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ। उनमें से एक दुबला पतला तीखे चेहरे वाला लड़का खुद की ओर इशारा करता है। रेप।
मैं बमुश्किल अर्ली फेज फाउंडेशन बिल्डिंग हूँ। क्लास बी का सबसे कमजोर फाइटर फाउंडेशन बिल्डिंग ग्रैंड परफेक्शन है। बस ऊपर जाओ, बाकी सब कुछ इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं कहता हूँ। दुबला पतला लड़का और बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सहपाठी उसका हाथ पकड़ लेता है। सहपाठी एक सिर हिलाता है जो सब कुछ कहता है। क्या तुमने अभी वे आखिरी मैच नहीं देखे? बस इस आदमी का पालन करो और सब ठीक हो जाएगा। हम पांचों ऊपर चलते हैं। हमारे सामने स्टोन क्लास बी के 4 फाइटर्स को स्थिति में ले जाता है। उन पांचों में से गोल्डन कोर दायरा एक तंग वेज फॉर्मेशन में बंद है। आध्यात्मिक प्रकाश उनके बीच बुना हुआ है। ऑरा रेजर शार्प। स्टोन पीछे खड़ा है, हाथ पीछे बंधे हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मविश्वासी मुस्कान जिसके पास योजना है। रेफरी झंडा उठाता है। शुरू। झंडा गिरते ही पांचों क्लास बी फाइटर्स चलते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य मैं नहीं हूँ। वेज का बिंदु सीधे क्लास एफ के बाएं फ्लैंक में ड्राइव करता है, जहां दुबला पतला लड़का और जुआरी खड़े हैं। अर्ली फेज फाउंडेशन बिल्डिंग फाइटर्स। 5 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के सामने कागजी लक्ष्य। स्टोन की रणनीति पूरी तरह से निष्पादित होती है। 5 सुनहरी रोशनी की लकीरें बिजली की तरह आगे बढ़ती हैं। लक्ष्य पर लॉक। लॉन्च से निकट प्रभाव तक पूरी तरह से समन्वित। 2 सेकंड के नीचे फिर वे किसी चीज से टकराते हैं। कच्ची ताकत नहीं, यह मैं हूं। कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कि मैं कैसे चला। 1 सेकंड में हमारे फॉर्मेशन के केंद्र में खड़ा हूं। अगले ही पल मैं दुबले पतले लड़के और जुआरी के सामने हूं। जेब में हाथ डाले, अभिव्यक्ति सपाट। पांचों सुनहरी लकीरें एक साथ मुझसे टकराती हैं। बम। आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट एरेना के किनारे की पत्थर की रेलिंग को फाड़ देता है। सुरक्षा एरे धुएं और धूल के माध्यम से बेतहाशा स्ट्रोब करते हैं। पांचों क्लास बी फाइटर्स पीछे हटे हैं। आंखें विस्फोट केंद्र पर टिकी हैं। धूल साफ हो जाती है। मैं अभी भी खड़ा हूँ। मेरी वर्दी पर राख की कुछ लकीरें। कुछ नहीं, एक खरोंच भी नहीं। मैं अपनी वर्दी पर राख को नीचे देखता हूँ और भौहें सिकोड़ता हूँ। मैं इसे अपने हाथ से झाड़ देता हूँ। यह वर्दी 3 साल पुरानी है। मैं वापस घूरते हुए पांचों क्लास बी फाइटर्स को ऊपर देखता हूँ। मेरी आवाज में वास्तविक झुंझलाहट का एक धागा है। तुम इसके लिए भुगतान कर रहे हो। स्टोन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। 5 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स का संयुक्त हमला मेरी वर्दी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये गोल्डन कोर जो समझा सकता है उससे परे है। नेसेंट सोल नहीं, यहाँ तक कि लेट फेज नेसेंट सोल भी उस प्रहार को इतनी आसानी से टैंक नहीं कर पाएगा। बिखर जाओ, स्टोन भौंकता है। पांचों क्लास बी फाइटर्स 5 अलग अलग दिशाओं में लॉन्च होते हैं, जगह खोलने की कोशिश करते हैं। स्टोन की रणनीति तुरंत योजना 2 में बदल जाती है। अगर क्लास एफ के साथियों को मिटाना असंभव है तो बिखराव करो। टीम मैच समय सीमा का उपयोग करके घड़ी चलाने के लिए। यदि 20 मिनट में कोई विजेता तय नहीं होता है तो यह एक ड्रा है। मैं पांचों क्लास बी फाइटर्स को हर दिशा में बिखरते देखता हूँ। 1 सेकंड की खामोशी। फिर मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ। 5 उंगलियां फैली हुई और फ्लिक। 5 अदृश्य ताकतें एक साथ लॉन्च होती हैं। 5 अलग अलग लक्ष्यों को मारती हैं। 5 अलग अलग दिशाओं में पूरी गति से चलती हैं। 5 दबी हुई टक्करें लगभग एक ही पल में फूटी हैं। स्टोन को ऐसा लगता है जैसे घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी सीधे उसकी छाती से टकरा गई हो। वह उड़ जाता है, सुरक्षा फॉर्मेशन की बाधा से जोर से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। वह खुद को ऊपर धकेलने के लिए संघर्ष करता है। मुंह खून से भरा हुआ, दृष्टि धुंधली हो रही है और देखता है कि उसके अन्य 4 साथी पहले से ही एरेना में हर दिशा में पड़े हुए हैं। सभी शुरू से अंत तक नीचे हैं। 10 सेकंड के नीचे स्टोन अपनी पीठ के बल लेटा है। ऊपर खुले नीले आसमान को घूर रहा है। उसे अचानक हिट करता है। वे सभी रणनीति उसने जो योजना बनाई थी, वे चींटियों की तरह थे जो ये बहस कर रहे थे कि हाथी को कैसे गिराया जाए। क्लास एफ जीत गया। रेफरी की आवाज कांपती है। स्टैंड पहले से ही मौन के परे चले गए हैं। ये दम घोंटने वाला है। हजारों छात्र और दर्जनों मास्टर एक साझा दहशत में गिर जाते हैं जो उनके द्वारा जाने वाले हर ढांचे को तोड़ देता है। क्लास एफ का बेकार रेप जिसने 3 साल तक बेंच गर्म की, उसने शुरू से अंत तक क्लास ई, क्लास डी, क्लास सी और क्लास बी के पूरे रोस्टर को नीचे गिरा दिया है। कोई पहचान योग्य तकनीक उपयोग नहीं की गई। एक भी पता लगाने योग्य आध्यात्मिक ऊर्जा लहर जारी नहीं की गई। मैं एक ग्लिच की तरह हूँ। पूरी कल्टीवेशन दुनिया में एक अनुचित नियम तोड़ने वाला ग्लिच, और अगला रेफरी जोर से निगलता है और आखिरी लाइन को मशीन की तरह पढ़ता है। क्लास एफ बनाम क्लास ए। प्लाजा में हर आंख एक साथ क्लास ए सेक्शन की ओर मुड़ती है। लुचिन अपना चाय का प्याला नीचे रखता है और खड़ा हो जाता है। सफेद वस्त्र बर्फ की तरह, कंधे तक बाल। उसका लेट फेज नेसेंट सोल दबाव वसंत की हवा की तरह शांत बाहर निकलता है। उससे पहले के फाइटर्स के आक्रामक प्रदर्शनों की तरह नहीं। लुचिन की उपस्थिति स्थिर और निहित है। अभी भी पानी अथाह गहरा है। वह एरेना की ओर बिना जल्दबाजी के चलता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान। क्लास एफ सेक्शन के पास से गुजरते हुए वह रुकता है। जैन। लुचिन अपना सिर मोड़ता है। आंखें मेरी आंखें से मिलती हैं। स्टैंड में बैठे हुए उसका लहजा आसान है, जैसे किसी पुराने दोस्त का अभिवादन हो। 3 साल। मैं आखिरकार काफी समय से इंतजार कर रहा था। मैं अपनी नजर उठाता हूँ। हमारे बीच हवा में आंखें मिलती हैं।
हमारे चारों ओर शोर एक ज्वार की तरह पीछे हटता हुआ लगता है। तुम मुझे जानते हो? मैं पूछता हूँ। लुचिन मुस्कुराता है। कोई जवाब नहीं। वह मुड़ता है और एरेना की तरफ चलता है। मैं उसकी पीठ को घूरता हूँ और कुछ ऐसा जो नोटिस करने के लिए बहुत छोटा है। मेरी भौहें में बदलाव आता है। टिंग, सिस्टम अलर्ट, विशेष लक्ष्य का पता चला। लुचिन गैर मूल निवासी। उसके शरीर के भीतर शक्ति अवशेष का पता चला। प्लेयर को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। गैर मूल निवासी शक्ति मेरी अभिव्यक्ति बमुश्किल बदलती है। मैं धीरे से खड़ा होता हूँ। 3 साल में पहली बार एरेना की ओर मेरा चलना एक आकस्मिक टहल नहीं है, दिलचस्प। एरेना पर हवा बदलती है, प्राकृतिक हवा नहीं। जिस तरह की हवा तब बनती है जब दो पूरी तरह से अलग बल टकराते हैं, एक दूसरे के खिलाफ दबाव डालते हैं। लुचिन एरेना के उत्तर की ओर खड़ा है। सफेद वस्त्र फट रहे हैं। उसका लेट फेज नेसेंट सोल दबाव एक ज्वार की तरह बाहर निकलता है। पत्थर के टुकड़े एरेना के फर्श पर स्किमिंग कर रहे हैं। मैं दक्षिण की ओर खड़ा हूँ, जेब में हाथ डाले। वही फीकी पुरानी वर्दी, कफ के ढीले धागे हवा में उड़ रहे हैं। वे अलग हो जाते हैं। स्टैंड पूरी तरह शांत है। हजारों आंखें एरेना पर टिकी हैं। यहाँ तक कि सांस लेना भी जानबूझकर रोका गया है। पूर्ण प्रभुत्व के 4 राउंड ने पहले ही हर किसी की समझ को तोड़ दिया है कि क्या संभव है। और अब खड़े होकर अक्रॉस मुझसे सबसे मजबूत छात्र, जिसे तियानगुआन अकादमी ने 300 वर्षों में पैदा किया है। शुरू। रेफरी झंडा उठाता है। आवाज तंग है। झंडा गिरता है। लुचिन हिलता नहीं है, न मैं। 3 सेकंड, 5, 10, 2 मूर्तियां स्टैंड में। कुछ लोग हिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अधिक लोग अपनी सांस रोक लेते हैं। वे एरेना पर हवा को मोटा महसूस कर सकते हैं, जैसे कुछ अदृश्य बन रहा है, सूझ रहा है, टूटने वाला है। लुचिन पहले बोलता है। मैं तुम्हें 3 साल से देख रहा हूँ, उस पहले दिन से ही जब तुम उस पोडियम के पीछे बैठे थे। उसकी आवाज शांत है, जैसे कोई तथ्य बता रहा हो। 3 साल पहले तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन औंदरा नहीं था, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति इस दुनिया में किसी और से अलग थी। मैं इसका वर्णन कैसे करूं? एक मिट्टी की गेंद में सूरज को भरने जैसा। क्या तुम्हें वास्तव में लगा कि मिट्टी प्रकाश को छिपा सकती है? मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मेरी भौहें गहरी हो जाती हैं। आत्मा की आवृत्ति तियानगुआन अकादमी की कल्टीवेशन प्रणाली से कोई अवधारणा नहीं है। इस निम्न स्तरीय दायरे में कल्टीवेटर मुश्किल से समझा सकते हैं कि आत्मा क्या है, अकेले सटीक रूप से इसके कंपन को महसूस करने दें, जब तक कि लुचिन का ज्ञान इस दुनिया से बहुत ऊपर से ना आता हो। तुम क्या हो? मैं पूछता हूँ। लुचिन अपना दाहिना हाथ फैलाता है। उंगलियां चौड़ी फैली हुई हैं। उसकी हथेली के केंद्र में गहरे लाल रंग का एक बिंदु दिखाई देता है। उस प्रकाश की गुणवत्ता इस दुनिया में किसी भी चीज से अलग है। यहाँ किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से अलग। धुंधला, भूखा, एक सड़ने वाली दुर्गंध जो पेट को किसी प्राचीन लाश के पेट से रिसने वाली मवाद की तरह मोड़ देती है। मैं लुचिन की मुस्कान असंभव रूप से कोमल है। मैं भोजन के लिए यहाँ हूँ। गहरे लाल प्रकाश का विस्फोट होता है। लुचिन की हथेली से एक विनाशकारी बल फटता है। एक अतल शून्य की तरह एक विशाल दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा के हर निशान का लालच से उपभोग कर रहा है। एरेना पर सुरक्षा फॉर्मेशन विफल हो जाता है। सबसे पहले फॉर्मेशन एरे को जड़ों से उखाड़ दिया जाता है। प्रकाश के रूप में बहते हुए एरेना के केंद्र में पहली पंक्तियों में छात्र चिल्लाते हैं और अपनी छाती को पकड़ते हैं। उनके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरन निकाला जा रहा है। एरेना के केंद्र की ओर अदृश्य चैनलों के माध्यम से बह रही है। लुचिन, तुम क्या कर रहे हो? रेफरी चिल्लाता है और आगे बढ़ता है। एरेना तक पहुंचने की कोशिश करता है। एरेना के किनारे से प्रकाश की एक गहरी लाल बाधा उठी है। पूरी दुनिया को बाहरी दुनिया से सील कर देती है। रेफरी बाधा में सिर के बल टकराता है और दर्जनों फीट पीछे उड़ जाता है। मेरी क्षमा। लुचिन बाधा के पीछे से रेफरी को थोड़ा झुक कर देता है, एक नृत्य से खुद को बहाना बनाने वाले मेहमान की तरह सुंदर। कृपया बाहर प्रतीक्षा करें, मैं जल्द ही खाना खत्म कर लूंगा। बाधा के भीतर गहरा लाल भंवर तेजी से और तेजी से घूमता है। लुचिन का शरीर बदलना शुरू हो जाता है। काली नसें उसकी नसों के माध्यम से परजीवियों की तरह त्वचा के नीचे उठती हैं। उसकी पुतलियां ऊर्ध्वाधर स्लिट्स में खिंच जाती हैं। लुचिन की आंखों से गहरा लाल प्रकाश निकलता है। लुचिन, या बल्कि लुचिन के अंदर रहने वाली चीज अपनी गर्दन घुमाती है। जोड़ चटकते हैं। 17 साल इस निम्न स्तरीय दायरे की आध्यात्मिक ऊर्जा खा रहे हैं। हवा चबाने जैसा नीरस जब तक तुम 3 साल पहले नहीं आए। ये उन स्लिट पुतली आंखों को मुझ पर ठीक करता है। भूख से जल रहा है। दांव फल की सुगंध। अब ये एक वास्तविक भोजन है। ये मेरे लिए जगह में क्लिक करता है। यह चीज इंसान नहीं है, यह एक प्राचीन परजीवी है, उस तरह का जो उच्च लोकों से कल्टीवेटर्स की आत्माओं में घुस जाता है। यह आत्माओं और दांव फलों को खिलाता है। किसी तरह ये इस निम्न स्तरीय दायरे में फंस गया। लुचिन के शरीर को खोल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। 17 साल से इंतजार में पड़ा है। ये सब मेरे अंदर दांव फल के पूरी तरह से पकने और इस सटीक क्षण तक पहुंचने के लिए विलय होने का इंतजार कर रहा है। तुमने 3 साल इंतजार किया, मैं कहता हूँ। मेरी आवाज में कोई भावना नहीं। 3 साल। लुचिन चमकता है। एक दांव फल के लिए मैंने 30,000 का इंतजार किया है। गहरा लाल भंवर तेजी से सिकुड़ता है। सैकड़ों फीट लंबा एक गहरा लाल सर्प बन जाता है। जबड़े चौड़े खुले मुझे निगलने के लिए झपटता है।
हर जगह सर्प गुजरता है, स्थान खुद ही टूट जाता है, नीचे के पूर्ण शून्य को उजागर करता है। यह प्रहार लेट फेज नेसेंट सोल से बहुत परे है, यहाँ तक कि स्प्रिट सेवरिंग के बाद भी। यदि एरेना के बाहर जारी किया जाता है तो ये पूरी तियानगुआन अकादमी को समतल करने के लिए पर्याप्त होगा। मैं गहरे लाल सर्प को मेरी ओर दहाड़ते हुए देखता हूँ और शांति से अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ। पहले के विपरीत इस बार मेरी हथेली जल उठती है। गहरा सुनहरा प्रकाश बादलों के माध्यम से टूटने वाली भोर की पहली किरण की तरह मेरी त्वचा के नीचे से उठता है। भड़कते हुए नहीं, चिल्लाते नहीं, लेकिन जिस क्षण यह दिखाई देता है, हर गहरा लाल भंवर बाधा और लुचिन के शरीर पर हर काला पैटर्न कांपने लगता है। यह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष से दबाव है। सभी चीजों के खिलाफ स्वर्ग और पृथ्वी का दांव भ्रष्ट और अंधेरा है। यह केवल एक उच्च आयाम से कुचल रहा है। मैं अपनी मुट्ठी बंद करता हूँ। गहरा सुनहरा प्रकाश एक स्तंभ बन जाता है जो सीधे सर्प की खोपड़ी के माध्यम से ड्राइव करता है। सर्प एक तीखी चीख निकालता है। इसका विशाल शरीर केंद्र से बाहर फट जाता है। गहरा लाल टुकड़ा हर दिशा में बिखर जाता है। जिस क्षण वे जमीन से टकराते हैं, उबलते पानी में गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों की तरह गायब हो जाते हैं। लुचिन की मुस्कान अंततः जम जाती है। नहीं, असंभव। वह पीछे हट जाता है। उसके पैर के नीचे पत्थर का स्लैब टूट जाता है। एक दांव फल अभी अभी फ्यूज हुआ है। शुद्धता इतनी अधिक कैसे हो सकती है? तुमने पहले ही इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। मैं जवाब नहीं देता। एक कदम आगे बढ़ाओ, बस एक। लेकिन जब वह कदम जमीन पर आता है तो पूरा एरेना बंद हो जाता है और किनारे से किनारे तक गहरे लाल बाधा से मकड़ी के जाले की तरह टूट जाता है। लुचिन के अंदर का परजीवी मौत को महसूस करता है। यह लड़ना शुरू कर देता है। लुचिन का शरीर हिंसक रूप से मुड़ता है। हड्डियां तेजी से उत्तराधिकार में विस्थापित होती हैं। काली नसें उसकी त्वचा के नीचे से मुक्त हो जाती हैं। ठोस टेंड्रिल्स बन जाती हैं जो मुझ पर प्रहार करती हैं। मैं उनके माध्यम से चलता हूँ, शांत, बिना जल्दबाजी के, जब तक कि मैं लुचिन के सामने खड़ा नहीं हो जाता। मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ, हथेली नीचे। मैं इसे उसके सिर के ऊपर दबाता हूँ। गहरा सुनहरा प्रकाश मेरी हथेली से निकलता है और लुचिन के शरीर में बाढ़ आ जाती है। उसके मुंह से एक चीख निकलती है, अमानवीय, तीखी। सुनहरे प्रकाश के नीचे उसकी त्वचा पर काली नसें तेजी से नष्ट हो जाती हैं, वाष्पित हो जाती हैं। चला गया 30,000 साल या 30 बिलियन। मेरी आवाज शांत है, लेकिन उस एरेना के अंदर और बाहर हर कोई हर शब्द सुनता है। कुछ चीजें सर आपके उपभोग के लिए नहीं है। आखिरी काला पैटर्न लुचिन के शरीर से जड़ से खींच लिया जाता है और सुनहरे प्रकाश में राख में बदल जाता है। लुचिन का शरीर सुस्त हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसकी पुतलियां सामान्य हो जाती हैं। उसकी छाती उठती और गिरती है, बेहोश लेकिन स्थिर। वह जीवित है। उसके अंदर का परजीवी पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। गहरा लाल बाधा टूट जाती है। दिन के उजाले में फीकी पड़ने वाली जुगनू की तरह बहती हुई चिंगारी में घुल जाती है। एरेना पर फिर से धूप गिरती है। मैं मुड़ता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। प्लाजा, हजारों लोग, इतना शांत है कि आप फ्लैग पोल के माध्यम से हवा को चलते हुए सुन सकते हैं। रेफरी अपना मुंह खोलता है। उसकी आवाज सैंड पेपर की तरह खुरदरी निकलती है। ग्रैंड टूर्नामेंट समग्र चैंपियन। कोई चीयरिंग नहीं, कोई तालियां नहीं। हर कोई अभी भी जम गया है। फीकी वर्दी में दुबले व्यक्ति को क्लास एफ स्टैंड पर वापस चलते हुए और बैठते हुए देख रहा है, ठुड्डी को अपनी भुजाओं पर टिकाए हुए। छवि जो के होंठ एक लंबे पल के लिए कांपते हैं। वह जो कुछ भी कहने वाला था वह उसे वापस निगल लेता है। यारा चुपचाप मेरा प्याला रिफिल करती है। इस बार मैं इसे उठाता हूँ और एक घूंट लेता हूँ। गर्म, बिल्कुल सही। ग्रैंड टूर्नामेंट के एक दिन बाद मुझे हेडमास्टर के ऑफिस बुलाया गया है। हेडमास्टर मुख्य चोटी पर सबसे ऊपर एक पुरानी लकड़ी की इमारत में रहते हैं। बाहर खड़ा है एक प्राचीन विद्वान पेड़। कोई नहीं जानता कितना पुराना। कैनोपी इतनी चौड़ी है कि यह इमारत को छाया में निगल लेती है। जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो हेडमास्टर खिड़की के पास चाय पी रहे हैं। तांबा केतली एक छोटी आग स्प्रिट एरे पर बैठी है। टोंटी से भाप कर्लिंग हो रही है। चाय की सुगंध साफ और थोड़ी कड़वी कमरे को भर देती है। उसकी पीठ दरवाजे की ओर है। सफेद बाल ढीले, फ्रेम झुका हुआ। 3 साल पहले मुझे बुलाने वाले दिन से अलग नहीं दिख रहा है। बैठो। वह मुड़ता नहीं है। मैं डेस्क के पार वाली सीट लेता हूँ। डेस्क पर 2 खुरदरे मिट्टी के कटोरे पहले से ही भरे हुए हैं। मैं एक उठाता हूँ और एक धीमी घूंट लेता हूँ। चाय मेरी गर्दन के नीचे गर्म बहती है। आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी नसों में फैल रही है। यह कोई साधारण चाय की पत्ती नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता अकादमी में कहीं और से 100 गुना अधिक है। बेशक मेरे लिए अब यह सादे पानी से अलग नहीं है। हेडमास्टर मुड़ता है, अपना कटोरा मेरे सामने वाली सीट पर ले जाता है। आंखें धुंधली और पीली, पलकें ढीली लटकी हुई हैं। एक नजर में बस उसके अंतिम दिनों में एक घिसा पिटा बूढ़ा आदमी। लेकिन मैं एक विस्तार पर ध्यान देता हूँ। उसका कटोरा पकड़े हुए हाथ पूरी तरह से स्थिर है, अप्राकृतिक रूप से स्थिर। उसकी उम्र के आदमी के पास कम से कम कुछ कंपन होना चाहिए। कल तुमने जो किया, अच्छा। वह अपनी चाय के पार फूंक मारता है। लुचिन के अंदर की चीज मैं इसे 7
साल से देख रहा हूँ। मैं अपना कटोरा नीचे रखता हूँ। आपको पहले दिन से पता था जब यह लुचिन के शरीर में घुस गया था। वह बच्चा केवल 10 साल का था। उसका लहजा पूरी तरह से सपाट है, जैसे ऐसी चीज पर चर्चा कर रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 साल का बच्चा अचानक पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति से 10,000 में एक बार की प्रतिभा बन गया। कल्टीवेशन गति तर्क से परे। क्या तुम्हें लगा कि यह सामान्य था? मैं थोड़ी देर के लिए शांत हूँ। यदि आप जानते थे तो आपने कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं कर सका। 3 शब्द, कोई हिचकिचाहट नहीं। परजीवी का असली रूप एक बार इस दायरे की छत से बहुत अधिक हो गया था। यदि मैंने वह सब कुछ दिया जो मेरे पास था तो मैं लुचिन के शरीर से इसे बाहर निकालने के लिए सबसे अधिक कर सकता था। लेकिन फिर क्या? इसे समाहित करने के लिए एक मेजबान के बिना इसका असली रूप नीचे उतरता है और तियानगुआन की पूरी जमीन इसके साथ चली जाती है। हेडमास्टर अपना कटोरा नीचे रखता है और सीधे मुझे देखता है। तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इसे जड़ से उखाड़ सके, इसे पूरी तरह से नष्ट कर सके। मैं पीछे झुकता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं। 3 साल पहले आपने मुझे क्लास एफ में डाल दिया। आप मुझे इसकी घड़ी के नीचे चारा के रूप में रख रहे थे। हाँ, हेडमास्टर मेरे लिए वाक्य पूरा करता है। कोई हिचकिचाहट नहीं। दांव फल की सुगंध सबसे अच्छा चारा है। जब तक तुम वहां बैठे थे ये भटकता नहीं। ये तुम्हारे दांव के पकने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करता। और मेरे दांव फ्यूजन के दौरान मैं कोई शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। मेरी आवाज सपाट है। इसके पीछे कुछ नहीं। अगर यह जल्दी हिल जाता तो यह नहीं करेगा। हेडमास्टर निश्चितता के साथ अपना सिर हिलाता है। मैंने अध्ययन किया है कि उस तरह का जीव क्या करता है। यह केवल पूरी तरह से पका हुआ फल चाहता है, आधा पका। यह जोखिम नहीं उठा सकता। तुम्हारा दांव फल पूरा नहीं था। ये जोखिम नहीं उठाएगा। मैं 5 सेकंड के लिए हेडमास्टर को घूरता हूँ। वह मुझे वापस घूरता है, अपना प्याला पकड़े हुए। अभिव्यक्ति खुली। अगर तुम चिल्लाना चाहते हो तो आगे बढ़ो। वह एक बड़ा जुआ था। मैं अंततः कहता हूँ 3 साल तक तुम जो क्लास एफ में गुजरे, मैंने इसका हर हिस्सा देखा। हेडमास्टर की आवाज गिरती है। उसकी धुंधली आंखें किसी चीज की एक झलक दिखाती हैं। अपराध बोध व मुश्किल दिखाई देता है। उड़ती तलवारें, मौकेरी, ठंडी बेंच, ठंडा दलिया, ठंडे बन, वह सब एक कर्ज है जो मैं तुम्हारा आड़नी हूँ। लेकिन मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस दायरे में एकमात्र चीज जो इसे मार सकती थी वह स्वर्ग और पृथ्वी का दांव था। कमरा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। हवा पुरानी विद्वान पेड़ को बाहर हिलाती है। पत्तियां सरसराहट करती हैं। कुछ खिड़की के माध्यम से बहती हैं और डेस्क पर उतरती हैं। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल, मैं कहता हूँ विषय को बदलते हुए, ये सिर्फ इस दायरे की छत नहीं है ना? हेडमास्टर रुकता है। फिर वह मुस्कुराता है। उसकी झुर्रियां उसके पूरे चेहरे पर गहरी हो जाती हैं। एक पल के लिए एक दयालु और सामान्य बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। तुम्हारी धारणा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। वह अपना कटोरा नीचे रखता है। कोई और छिपाना नहीं। उसके भीतर से कुछ रिलीज होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं, बल्कि कुछ पुराना और गहरा। अगर मेरा दांव फल दोपहर में सूरज है तो हेडमास्टर से जो ऊपर उठता है वह वही है जो सूर्यास्त के बाद क्षितिज पर रहता है। बेहोश लेकिन एक बार शानदार। ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग लेट फेज, मैं कहता हूँ। अधिक सटीक रूप से हाफ स्टेप स्वर्गीय अमर, फिर ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग लेट फेज में गिरावट। हेडमास्टर एक चित्रित हंसी देता है। मैं जब युवा था तब स्वर्गीय अमर होने का मेरा प्रयास विफल रहा। स्वर्गीय ट्रिब्यूलेशन ने मुझे तोड़ दिया। इसे जीवित रहना भाग्यशाली था। वह अपना पतला पैर थपथपाता है। ये शरीर बमुश्किल ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग लेट फेज को रखता है। यदि मुझे वास्तव में लड़ना था तो शायद 1 या 2 चालें इससे पहले कि मैं खत्म हो जाऊं और मैं अलग हो जाऊं। मैं अब समझता हूँ ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग लेट फेज पहले ही इस दायरे के पूर्ण शीर्ष पर है। तियानगुआन अकादमी में हर दूसरा मास्टर स्प्रिट सेवरिंग पर शिखर है। हेडमास्टर इस पूरी दुनिया को आउट क्लास करता है, लेकिन एक परजीवी के खिलाफ एक उच्च दायरे से अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसीलिए उसने मुझे पाया, अप्रत्याशित चर, और 3 साल आधार बिछाने में बिताए इसे एक चाल में बंद कर दिया। लुचिन का अब क्या होता है, मैं पूछता हूँ। परजीवी को शुद्ध करने के बाद लुचिन की अपनी आत्मा बिना नुकसान के है, लेकिन वह चीज उसके अंदर 7 साल तक रही। उसका हर कल्टीवेशन परजीवी द्वारा उसे खिलाया गया था। अब जब परजीवी चला गया है तो कल्टीवेशन इसके साथ चला जाता है। एक्सहेल्स 17 साल की उम्र में अकादमी का नंबर 1 प्रतिभाशाली। नेसेंट सोल लेट फेज रातों रात बिना आध्यात्मिक जड़ के अमर वापस। तुमसे भी बदतर। कम से कम तुम जानते थे कि तुम किसका इंतजार कर रहे थे। वह कुछ नहीं जानता। मैं एक शब्द नहीं कहता। हेडमास्टर अपनी सीट से खड़ा होता है और खिड़की की ओर चलता है। वह नीचे आंगन पार करने वाले छात्रों को देखता है। वह एक पल के लिए शांत है। फिर जैसे अब भी कुछ याद आ रहा हो, वह अपनी आस्तीन में पहुंचता है और एक जेड स्लिप निकालता है। लगभग भूल गया, यह तुम्हारे लिए है। मैं इसे लेता हूँ। मैं अपना दिव्य ज्ञान इसमें भेजता हूँ। अंदर का संदेश संक्षिप्त और स्पष्ट है। तियानगुआन महाद्वीप की उत्तरी सीमा, वान्याओ पहाड़ों के भीतर पिछले 3 महीनों से बड़े पैमाने पर स्थानिक दरारें खुल रही हैं। अज्ञात मूल के भ्रष्ट जानवर उनके माध्यम से आते रहते हैं। 3 सीमावर्ती शहरों को पहले ही मिटा दिया गया है। हेडमास्टर की आवाज कम हो जाती है। उन दरारों का ऊर्जा
हस्ताक्षर उस इकाई से मेल खाता है जो लुचिन के अंदर थी। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। तुम कह रहे हो कि यह अकेले अभिनय नहीं कर रहा था। हेडमास्टर धीरे से सिर हिलाता है। बाहर का पीला आकाश उसकी धुंधली आंखों में दिखाई देता है। यह केवल मोहरा था। कमरा शांत हो जाता है। मैं जेड स्लिप को अपनी आस्तीन में टके करता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। मैं लगभग दरवाजे पर हूँ जब हेडमास्टर मेरे पीछे से चिल्लाता है, जैन। मैं रुकता हूँ। मैं मुड़ता नहीं हूँ। आज से तुम अब क्लास एफ के क्लास रेप नहीं हो। मैं मुड़ता हूँ और उसे देखता हूँ। वह दोनों हाथों से अपना चाय का कटोरा पकड़े हुए है। उसकी मुस्कान में अपराध बोध का एक शांत निशान और राहत की पूरी बहुत कुछ है। 3 साल पर्याप्त है। उठने और चलने का समय है। मैं कुछ नहीं कहता। मैं दरवाजा खोलता हूँ और चला जाता हूँ। पुराने टिड्डी पेड़ से एक पत्ता मेरे कंधे पर गिरता है। हवा इसे ले जाती है। मैं सीढ़ियों से नीचे और गलियारे के माध्यम से चलता हूँ। मैं अकादमी के मुख्य पथ पर भीड़ के माध्यम से चलता हूँ। धूप मेरे चेहरे पर पड़ती है, मुझे स्क्विंट करने के लिए काफी उज्जवल। मैं अपनी आंखें संकीर्ण करता हूँ और 2 लोगों को पास की एक पत्थर की बेंच पर बैठा देखता हूँ। छवि जो और यारा, जो के सीने पर स्नैक्स का एक बड़ा बैग है। उसकी गाल पूरी तरह भरी हुई है। यारा पैर मोड़कर बैठी है, अपने नाखून फाइल कर रही है। जब वह मुझे बाहर आते हुए देखती है तो फाइल रुक जाती है। रेप जो चिल्लाता है, भोजन द्वारा मफल्ड। हेडमास्टर क्या चाहता था? क्या वह प्रमोशन था? क्लास से रेप नहीं। रुको, छात्र परिषद अध्यक्ष। चुप रहो। यारा ने छवि जो के माथे के खिलाफ अपनी नाखून फाइल टैप की। मुंह भरकर बात मत करो, ये घृणित है। जो अपने माथे पर हाथ रखता है और सल्क्स करता है जैसे वह निगलता है। मैं उन्हें दोनों आश्चर्यचकित देखता हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हारा इंतजार नहीं, यारा कहती है। वह नाखून फाइल को अपनी कमर पर वापस क्लिप करती है, अपने हाथ बांधती है और दूर देखती है। बस गुजर रहे हैं रेप। वह झूठ बोल रही है, जो उसे तुरंत धोखा देता है। वह यहाँ बैठी है जब से तुम हेडम के ऑफिस में चले गए। ये लगभग 1 घंटा है। नाखून फाइल का एक और टैप सीधे उसकी खोपड़ी पर। मैं उसे कॉल नहीं करता। मैं बस बेंच के पास चलता हूँ। मैं एक यात्रा पर बाहर जा रहा हूँ। यारा की फाइल अभी भी हो जाती है, जो चबाना भूल जाता है। कहाँ? यारा पूछती है। उत्तर, वान्याओ पर्वत। वान्याओ पर्वत जो बेंच से लगभग लॉन्च होता है। रेप, क्या तुम अपने दिमाग से बाहर हो? वह जगह अभी एक खून का स्नान है। 3 सीमावर्ती शहरों को भ्रष्ट जानवरों द्वारा मिटा दिया गया है। एक भी जीवित नहीं बचा। स्पिरिट सेवरिंग दायरे के कल्टीवेटर्स अंदर गए और कभी वापस नहीं आए। मैं धीमा नहीं होता तो मैं जाकर देखूंगा। रुको। यारा खड़ी हो जाती है। वह कुछ त्वरित कदमों में पकड़ लेती है। उसकी लाल पोनीटेल उसके पीछे बह रही है। वह सामना करने के लिए मुड़ती है। मेरा रास्ता अवरुद्ध करती है। हमें अपने साथ ले जाओ। मैं उसे नीचे देखता हूँ। यारा मुझसे पूरा सिर छोटा है। वह अपना चेहरा ऊपर झुकाती है और घूरती है। उसकी आंखें डार्क लाइनर के नीचे उज्जवल हैं और उनमें कुछ ऐसा जो मैंने क्लास एफ में किसी भी चेहरे पर कभी नहीं देखा। ईमानदारी। मिड फेस फाउंडेशन बिल्डिंग। मैं कहता हूँ वान्याओ पहाड़ों में सबसे कमजोर भ्रष्ट जानवर गोल्डन कोड चरण के हैं। तुम वहां बेकार होगे और तुम मुझे धीमा कर दोगे। यारा एक बार पलकें झपकाती है। उसका जबड़ा सख्त हो जाता है। 3 साल, वह कहती है, आवाज धीमी जैसे वह नहीं चाहती कि कोई और सुने। तुम उस पोडियम के पीछे 3 साल तक बैठे रहे। जो ने तुम पर उड़ती तलवारें फेंकी। उन झरफ्रिक ने तुम्हें हवा की तरह माना। मैंने डेस्क पर अपनी नाखून फाइल स्क्रैप की, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए। 3 साल और एक व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में लानत नहीं दी। अब तुम छोड़ रहे हो और लानत है। मैं कम से कम तुम्हें एक वास्तविक चीज का ऋणी हूँ। मैं 3 सेकंड के लिए शांत हूँ। मेरे पीछे मैं स्नैक्स बैग को फेंकने की सरसराहट और प्रहार सुनता हूँ, फिर कदमों की तेज गड़गड़ाहट। वह व्हीजिंग दौड़ता है और यारा के बगल में खुद को लगाता है। वह अपने गोल पेट को वर्ग देता है। मैं भी आ रहा हूँ मेर। वह अपनी छाती थपथपाता है। ग्रैंड परफेक्शन फाउंडेशन बिल्डिंग गोल्डन कोर को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं एक पिटाई ले सकता हूँ। बहुत सारी थपथपाहट। वह अपने पेट को थपथपाता है। मांस जिगल्स। मैं यारा को देखता हूँ, फिर जो को। उनमें से एक ने मुझे एक नजर न देकर 3 साल बिताए। दूसरे ने मुझ पर उड़ती तलवारें फेंकी जैसे वे डार्ट्स थे। अब एक मेरा रास्ता रोक रहा है। दूसरा बस मेरा मानव ढाल बनने के लिए दौड़ आया है। जीवन वास्तव में हास्यास्पद है। जो तुम चाहते हो करो। मैं यारा के चारों ओर कदम बढ़ाता हूँ और चलता रहता हूँ। हम परसों छोड़ रहे हैं। अकादमी का उत्तर गेट। देर मत करो। मैं इंतजार नहीं करूंगा। मेरे पीछे जो एक जयकार निकालता है। यारा उसे चुप रहने के लिए कहती है। 2 दिन बाद त्यानगुआन अकादमी का उत्तर गेट। भोर बमुश्किल। सुबह की धुंध नहीं उठी है। मैं गेट पर पत्थर के शेर के पास खड़ा हूँ। मेरी पीठ पर एक पुराना कपड़ा पैक, कपड़ों में कुछ बदलाव और उबले हुए बन का एक ढेर, जिसे कैंटीन वाली आंटी ने मेरे हाथों में मजबूर किया। जो सबसे पहले आता है, कस्टम उल्ड कवच का एक सूट पहने हुए। प्लेटें कम ग्रेड रक्षात्मक कलाकृतियों से बनी हैं, जिन्हें उसने स्नैक्स के लिए कारोबार किया। यह एक चलने वाले जंकयार्ड की तरह दिखता है, लेकिन यह हर इंच उसे तंग लपेटने के लिए पर्याप्त जमीन कवर करता है। रेप, वह जोक करता है। जमीन हर कदम के साथ बेहोश हो जाती है। तुम क्या सोचते हो? काफी तेज है ना? एक चलने वाले टिन कैन की तरह, मैं कहता हूँ। उसकी मुस्कान केवल एक क्षण के लिए जम जाती है, फिर बड़ी हो जाती है। टिन के डिब्बे हिट लेते हैं। यारा दूसरे नंबर पर आती है। उसने एक फिटेड गहरे लाल कॉम्बैट सूट में बदल दिया है। उसकी कमर पर नाखून फाइल के साथ एक छोटी तलवार और एक भरा हुआ स्टोरेज पाउच है।
उसके लाल बाल एक तेज ऊंची पोनीटेल में खींचे गए हैं, उसके जबड़े की साफ रेखाओं को उजागर कर रहे हैं। 37 फोर्जिंग सामग्री, 12 रक्षात्मक ताबीज, स्पिरिट रिकवरी गोलियों की 6 बोतलें, 3 महीने के लिए पर्याप्त। वह आगे बढ़ती है और इसे एक मिशन रिपोर्ट की तरह देती है। मैं सिर हिलाता हूँ। फिर मैं एक तीसरी आकृति देखता हूँ। लंबा पतला सिलहुट धुंध से बाहर निकलता है। वह एक अस्पताल का गाउन पहने हुए है। उसका चेहरा पारभासी के बिंदु पर पीला है। प्रत्येक कदम अस्थिर, जैसे जमीन खुद उससे लड़ रही है। लुचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। वह हमारे सामने रुकता है और बस अपनी सांस पकड़ने और खुद को सीधा रखने के लिए एक लंबा पल लेता है। एंटी के बिना उसे बनाए रखने के लिए वह बर्बाद हो गया है। तेज गाल, धंसी हुई आंखें। एक 17 साल का बच्चा जो 30 दिखता है, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट हैं। वह स्पष्टता लुसीन के लिए अकेली है। हेडमास्टर ने मुझे बताया, उत्तर की स्थानिक दरारें उसी मूल को साझा करती हैं जो मेरे अंदर था, जिसका अर्थ है कि भ्रष्ट जानवर उन दरारों के माध्यम से आते रहते हैं। उनमें से कुछ अभी भी इसके अवशेष को ले जा सकते हैं। वह प्रयास के साथ अपना दाहिना हाथ उठाता है। उसकी हथेली में एक बेहोश गहरा लाल चमक धड़कती है। परजीवी की शक्ति नहीं, बस अवशेष छाप जो 7 वर्षों की परजीवी उपस्थिति के बाद पीछे छोड़ गई थी। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं उस बेहोश लाल चमक को घूरता हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी, एक जीवित रडार। यह आदमी शून्य कल्टीवेशन स्तर के साथ स्वयं सेवक के रूप में एक डिटेक्टर के रूप में चल रहा है। तुम अभी एक अर्ली फेज फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को भी नहीं हरा सकते। मैं कहता हूँ, मेरा लहजा कोई भावना नहीं ले रहा है, बस तथ्य। उन पहाड़ों के अंदर एक भ्रष्ट जानवर से एक शॉक वेव तुम्हें मार देगी। मैं जानता हूं तुम जानते हो, और तुम अभी भी आए। लुचिन इकाई के हटाए जाने के बाद मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं है। उस परेशान करने वाली गर्मी में से कोई नहीं, बस एक ठीक हो रहा किशोर जो अपनी मुस्कान के कोनों को एक अनाड़ी प्रयास के साथ खींच रहा है। उस चीज ने मेरे शरीर का उपयोग करके बहुत से लोगों को मार डाला। 3 सीमावर्ती शहर, मेरे हाथों द्वारा ली गई सैकड़ों हजारों जिंदगी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति, मेरा चेहरा। वह रुकता है। मुझे जाना है। सुबह की धुंध हम चारों के बीच धीरे से बहती है। मैं मुड़ता हूँ और उत्तर गेट के माध्यम से बाहर निकलता हूँ। साथ रहो, पीछे गिरना नहीं। लुचिन झपकता है, फिर हिलना शुरू करता है, जो उसे हाथ से पकड़ता है। आधा गाइड, आधा उसके साथ ले जाता है। यारा पीछे से आती है। वह अपने पांव से एक स्प्रिट रिकवरी गोली मछली पकड़ती है और लुचिन के हाथ में दबाती है। रास्ते में मत मरो। वे चारों धुंध में गायब हो जाते हैं। ओस की एक पतली परत अकादमी के उत्तर गेट पर पत्थर के शेर पर बस जाती है। उत्तरी सीमा अकादमी से 2400 मील दूर है। गोल्डन कोर कल्टीवेटर की गति पर 4 दिन, लेकिन 2 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स और एक सामान्य व्यक्ति के साथ यात्रा 7 तक फैलती है। तीसरे दिन हम पहले नष्ट शहर को पार करते हैं। दीवार का आधा हिस्सा ढह गया है। ग्रे ईंटें झुलसे हुए पंजे के निशानों से ढकी हुई हैं। शहर के गेट खुले लटकते हैं। दरवाजे लकड़ी के बुरादे में टूट गए। मलबे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। अंदर की गलियां खाली हैं। केवल हवा चलती है। टूटी हुई दीवारों और मलबे के माध्यम से धूल बहाती है। एक खोखली व्हेल की तरह ध्वनि बनाती है। जो गेट पर खड़ा है, उसकी सामान्य मूड मुस्कान पूरी तरह से चली गई है। पहली बार सैकड़ों हजारों का शहर, एक भी जीवित नहीं। यारा झुकती है और पंजे के निशानों की जांच करती है। उसकी उंगलियां झुलसी हुई ईंट को ब्रश करती हैं और थोड़ा फ्लिंच करती हैं। ये निशान कम से कम 7 या 8 अलग अलग प्रकार के भ्रष्ट जानवरों से अवशिष्ट ऊर्जा ले जाते हैं। वे एक साथ हमला करते हैं। लुचिन गलियारे के बीच में खड़ा है, आंखें बंद हैं। उसकी हथेली में बेहोश गहरा लाल चमक तीव्रता में दोगुनी हो जाती है। यह हर जगह है। घनत्व बहुत अधिक है। मैं एक विशिष्ट दिशा को इंगित नहीं कर सकता। तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं ऊपर की ओर देखता हूँ, जो उत्तर की ओर की घाटी के ऊपर आकाश में काटा है। लक्ष्य सीधा आगे है। हम घाटी में लगभग 30 मील की दूरी पर धक्का देते हैं जब पहला लहर एक मोड़ पर हिट करता है। काले भेड़िया के आकार के जीव चट्टान की दीवार के अवकाश में बैठे हैं। हर एक सामान्य स्प्रिट भेड़िया के आकार का 3 गुना है। गहरे लाल नसें उनके फर के नीचे हल्का सा धड़कती हैं। उनकी आंखों में कोई पुतली नहीं है, केवल एक गहरा लाल प्रकाश उनके सॉकेट में मत रहा है। गोल्डन कोर मिडफेज उनमें से 7। यारा का हाथ उसकी कमर पर छोटी तलवार पर जाता है। उसकी उंगलियां सफेद हो जाती हैं। जो निगल जाता है, लुचिन को अपने पीछे धकेलता है और अपनी मुठ्ठियां उठाता है। उसके कवच के चारों ओर सुरक्षात्मक प्रकाश भड़कता है, लेकिन आगे के प्राणियों के ओनरा की तुलना में यह अलाव के खिलाफ माचिस की तीली है। मैं उनमें से 2 के बीच चलता हूँ। हिलो मत। मैं 7 जानवरों की ओर जाता हूँ, वही बिना जल्दबाजी वाली गति जो मैं अकादमी के गलियारे में उपयोग करता हूँ। भ्रष्ट जानवर मुझे आते हुए महसूस करते हैं। एक के रूप में वे कम क्राउच में गिर जाते हैं। उनके गले में कम ग्राउल्स रंबलिंग, गहरी लाल नसें उज्ज्वल हो जाती हैं। नेतृत्व वाला जानवर पहले कूदता है। मैं अपना बायां हाथ उठाता हूँ। हथेली बाहर, गहरे सुनहरे प्रकाश की एक चमक
और नेतृत्व वाला जानवर मिड एयर में जम जाता है, जैसे किसी ने हिट पॉज किया हो। गोल्डन मार्किंग उसके शरीर के साथ खिलती है, घनी, जटिल, गहरी लाल नसों के साथ फैलती है। हर जगह वे पहुंचते हैं, गहरा लाल प्रकाश मंद हो जाता है, टूट जाता है और वाष्पित हो जाता है। 3 सेकंड, नेतृत्व वाला जानवर जमीन पर गिर जाता है। हर गहरा लाल नस चला गया है, इसकी धुंधली आंखें स्पष्ट हो जाती हैं, सुनहरी पुतलियों को बहाल करती हैं जो एक स्प्लिट भेड़िया से संबंधित हैं। यह अपना सिर धीरे से हिलाता है, जैसे बुरे सपने से जाग रहा हो। फिर यह मुझे देखता है। इसकी सुनहरी पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। उसका फर अंत पर खड़ा है। यह एक छोटी तीखी विम्पर निकालता है, अपनी पूंछ टके करता है और पीछे की ओर स्क्रैम्बल्स बिना किसी निशान के चट्टान की दीवार में एक दरार में गायब हो जाता है। अन्य 6 जानवर इसे होते हुए देखते हैं। वे आधे सेकंड के लिए स्थिर हो जाते हैं। मैं सभी 5 उंगलियों को फैलाता हूँ। गहरे सुनहरे प्रकाश के 6 धागे एक साथ शूट होते हैं। सभी 6 जानवर लॉक हो जाते हैं। उनके शरीर पर गहरे लाल नसें एक चमकते सूरज के नीचे पाले की तरह घुल जाती है। कुछ क्षणों में पूरी तरह से चला गया। 6 बहाल स्प्लिट भेड़िए एक साथ हडल करते हैं। ओवरलैपिंग विम्पर एक दूसरे पर चढ़ते हैं। जंगल में बोल्टिंग शुरू से अंत तक। 10 सेकंड के नीचे वहां मरा नहीं, जो कि आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे मूल रूप से इस पर्वत श्रृंखला से सामान्य स्प्लिट जानवर थे। मैं अपना हाथ नीचे करता हूँ। दरार से भ्रष्ट ऊर्जा ने उनके दिमाग को मिटा दिया, उन्हें भ्रष्ट जानवरों में बदल दिया। भ्रष्टाचार हटाओ और वे वापस आ जाते हैं। लुचिन उन भेड़ियों की दिशा में घूरता है जो गायब हो गए। विचारशील, वही मेरे जैसे। मैं उसे देखता हूँ और कुछ नहीं कहता। जितना गहरा हम जाते हैं, लहरें उतनी ही अधिक बार होती हैं और जानवर उतने ही बड़े होते हैं। मैं सामने से नेतृत्व करता हूँ। हर लहर में अपना हाथ उठाता हूँ और शुद्ध करता हूँ। यांत्रिक, सटीक, एक पूरी तरह से कैलिब्रेटेड शुद्धिकरण मशीन की तरह। गहरा सुनहरा प्रकाश बार बार भड़कता है। लहर के बाद लहर। भ्रष्ट जानवर खुद में वापस आते हैं और हर दिशा में बिखर जाते हैं, लेकिन हमारी गति लुचिन के कारण धीमी होती रहती है। जितना करीब हम दरार के करीब आते हैं, हवा में भ्रष्ट ऊर्जा उतनी ही मोटी होती है और लुचिन का अवशेष छाप एक चुंबक की तरह कार्य करता है, आसपास के भ्रष्टाचार को सीधे उसमें खींचता है। उसका चेहरा पीला से ग्रे तक जाता है। उसके मुंह के कोने से खून बहता है। वह हर कदम के साथ कांपता है। रुको! यारा अपने पाउच से एक स्प्लिट रिकवरी गोली निकालती है और लुचिन के मुंह में दबाती है। फिर एक रक्षात्मक ताबीज निकालती है और उसे उसकी पीठ के खिलाफ दबाती है। ताबीज संक्षेप में भड़कता है। इसे ब्लॉक करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त है। लुचिन चट्टान की दीवार के खिलाफ झुकता है और हाँफता है। उसका माथा ठंडे पसीने से भीग गया है। मैं अभी भी आधा मील और चल सकता हूँ और तुम्हें ले जा रहा हूँ। यारा का लहजा स्पष्ट है। उसका पसीना पोंछने वाले हाथ नहीं है। मैं 10 कदम आगे खड़ा हूँ और वापस देखता हूँ। 2 मील आगे, 2 मील सीधे दरार के नीचे है। तुम 3 यहाँ इंतजार करो। रेप जो शुरू करता है, ये कोई चर्चा नहीं है। मैं उसे काट देता हूँ। दरार के कोर पर भ्रष्ट ऊर्जा यहाँ से दर्जनों गुना अधिक मजबूत है। यदि तुम अंदर जाते हो तो लुचिन मौके पर मर जाता है। तुम्हारी गोल्डन कोर और यारा की आध्यात्मिक जड़ को कोरोडेड किया जाएगा। मेरा लहजा सपाट है। तर्क के लिए कोई जगह नहीं। जो अपना मुंह खोलता है फिर इसे नीचे निगल लेता है। यारा खड़ी हो जाती है और मेरी पीठ को घूरता है। उसके होंठ हिलते हैं। 3 शब्द बाहर आते हैं। जीवित वापस आओ। मैं मुड़ता नहीं हूँ। मैं चलता हूँ। 2 मील लगभग 15 मिनट, क्योंकि यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। दरार के सीधे नीचे का क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है। जमीन पर पत्थर गहरे लाल क्रिस्टलीय संरचनाओं के नीचे पूरी तरह से दफन है, जैसे रक्त कोरल का एक चट्टान पृथ्वी से बढ़ गया है। हवा भ्रष्ट ऊर्जा के साथ मोटी है। गहरा लाल धुंध जमीन के साथ दिखाई देता है। मेरे ऊपर दरार 100 गज से अधिक चौड़ी है। लगातार मुट्ठी के आकार के गहरे लाल ऊर्जा क्लस्टर को बहाती है, जो पृथ्वी की ओर गिरते हैं। हर एक जमीन से टकराता है और तेजी से फैलता है और एक नया भ्रष्ट जानवर बन जाता है। यही कारण है कि वे कभी आना बंद नहीं करते। दरार इस दायरे में बिना किसी रोक टोक के भ्रष्ट ऊर्जा डाल रही है। सब कुछ ये छूता है। हर जीवित चीज एक माइंडलेस हत्या मशीन में बदल जाती है। मैं सीधे दरार के नीचे खड़ा हूँ, आकाश के पार फटे गहरे लाल घाव को देख रहा हूँ। मेरा स्वर्गीय दिव्य ज्ञान दूसरी तरफ जगह में दरार हाथ के माध्यम से धक्का देता है। 1 सेकंड, मैं इसे वापस खींच लेता हूँ। दरार के दूसरी तरफ एक असीम गहरा लाल शून्य है। दर्जनों हजारों संस्थाएं इसमें तैरती हैं। वही प्रकार जो लुचिन के अंदर थी, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत अधिक संख्या में। वे एक स्टार्विंग टिड्डियों के झुंड की तरह दरार के खिलाफ दबाते हैं, जो उद्घाटन को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वह दरार अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचती है तो वे सब माध्यम से आएंगे। जब ऐसा होता है तो तियानगुआन महाद्वीप को भूल जाओ। पूरा दायरा उनका फीडिंग ग्राउंड बन जाता है। मैं अपना ध्यान वापस खींचता हूँ। एक धीमी शांत सांस बाहर। मैं दोनों हाथ उठाता हूँ। गहरा सुनहरा प्रकाश मेरे शरीर के हर छिद्र से निकलता है, कुछ भी पहले से 100 गुना अधिक तीव्र। ये बाहर की ओर नहीं फैलता है, यह मेरी भुजाओं के साथ बहता है और मेरी हथेलियों के बीच इकट्ठा होता है। एक मुट्ठी के आकार के सुनहरे क्षेत्र में संघनित होता है। इसकी सतह दांव फल के समान मार्किंग के साथ एच्ड है। हर लाइन घूम रही है, बुनाई कर रही है।
और नग्न आंख के लिए दृश्य गति से रिशेपिंग कर रही है। गहरा लाल दरार ऊपर शक्ति को महसूस करता है। यह हिंसक रूप से कांपता है। इसके किनारों से गिरने वाले ऊर्जा क्लस्टर अचानक तेज हो जाते हैं, जैसे दूसरी तरफ झुंड ने खतरे को महसूस किया है और उन्माद में अधिक शक्ति पंप कर रहा है। मैं हिलता नहीं हूँ। अपनी हथेली धीरे से उठाओ। सुनहरा क्षेत्र मुक्त हो जाता है। यह मेरे सिर के ऊपर 3 फीट मंडराता है और फैलना शुरू कर देता है। मुट्ठी के आकार का, तरबूज के आकार का, चक्की के आकार का गहरा सुनहरा प्रकाश पूरे क्षेत्र में भर जाता है। जमीन पर गहरे लाल क्रिस्टलीय संरचनाएं प्रकाश के नीचे एक तीखी भेदी दरार निकालती हैं। टुकड़े टुकड़े धूल में बिखर जाती हैं। सिस्टम अलर्ट। प्लेयर स्वर्गीय कानून को सक्रिय कर रहा है। कारण और प्रभाव का अलगाव। वर्तमान आउटपुट नश्वर दायरे की अधिकतम दहलीज तक पहुंच रहा है। कृपया संयम का प्रयोग करें। मैं इसे अनदेखा करता हूं। कारण और प्रभाव का अलगाव। दांव फल के भीतर सबसे मौलिक कानून। जो कुछ भी मौजूद है उसका कारण और प्रभाव है। दरार कोई अलग नहीं है। लंबे समय पहले अतीत के अनगिनत युगों में संस्था दायरे और तियानगुआन महाद्वीप के बीच ऊर्जा का एक बेहोश पल्स पारित हुआ। उस एक्सचेंज ने बाल के धागे के रूप में एक कर्म धागा छोड़ दिया। इकाई ने तियानगुआन महाद्वीप का पालन किया और दरार से पहले 100 गज की दरार में उस धागे को फैलाने के लिए 7 साल बिताए। दरार को बंद करने के लिए कर्म धागे को काटा जाना चाहिए। सुनहरा क्षेत्र 30 फीट तक फैलता है और रुक जाता है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। दोनों हाथ नीचे पटक दिए। क्षेत्र ऊपर की ओर शूट करता है, सीधे दरार के केंद्र में। गहरा सोना और गहरा लाल ऊपर आकाश में टकराते हैं। कोई विस्फोट नहीं, कोई शॉक वेव नहीं, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, बस प्रकाश, शुद्ध, भारी, गहरा सुनहरा चमक हर दिशा में दरार के केंद्र से फैलता है। पूरे आकाश में डाले गए एक विशाल जाल की तरह गहरा लाल दरार सुनहरे प्रकाश की ज्वार के नीचे सिकुड़ना शुरू कर देता है। इसके किनारों पर क्लस्टर पूरी तरह से निगल लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ से दर्जनों हजारों भेदी चीखें चीरती हैं। संस्थाएं खुद को दरार के खिलाफ फेंकती हैं, इसे बंद करने से रोकने के लिए लड़ रही हैं। सबसे बड़ी संस्थाओं में से कई अपने टेंड्रिल्स को अंतर के माध्यम से धकेलती हैं। गहरे लाल मांसल टेंड्रिल्स हवा में बेतहाशा थ्रैशिंग करते हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ। एक उंगली ऊपर की ओर इशारा करती है। एक गहरा सुनहरा तलवार बीम मेरी उंगलियों से निकलता है, जड़ पर हर टेंड्रिल को काटता है। गहरे लाल तरल स्टंप से रिश्ता है और सुनहरे प्रकाश में तुरंत वाष्पित हो जाता है। दरार सिकुड़ती रहती है। 100 गज, 50 गज, 20, 10। दूसरी तरफ से संस्थाओं की चीखें तेज, अधिक हताश हो जाती हैं। मेरा चेहरा कुछ नहीं दिखाता है। मैं स्थिर खड़ा हूँ। दाहिना हाथ अभी भी उठाया हुआ है। उंगली अभी भी ऊपर इशारा कर रही है। गहरा सुनहरा प्रकाश मुझसे एक स्थिर अंतहीन धारा में निकलता है। दरार के केंद्र में मंडराते सुनहरे क्षेत्र में खिलाता है। 5 गज 3 1। अंतिम क्षण में एक संस्था की आंख लगभग बंद दरार के माध्यम से निचोड़ती है। ये चक्की के पत्थर से बड़ी है। मेरा प्रतिबिंब उसके गहरे लाल पुतली से वापस देखता है। यह मुझे देखता है। उस पुतली में कुछ चमकता है, एक विचारशील प्राणी की बुद्धि की तरह कुछ। आधा सेकंड वह विशाल आंख और मेरी एक साथ बंद हो गई। वापस जाओ। दरार पूरी तरह से सील हो जाती है। सुनहरा क्षेत्र बिना किसी आवाज के घुल जाता है। अपना उद्देश्य पूरा किया। अनगिनत सुनहरे मौज में टूट गया जो बारिश की तरह गिरते हैं, जमीन पर बहते हैं, गहरे लाल क्रिस्टलीय मलबे पर, मेरे कंधों पर, मेरे बालों में। आकाश साफ नीले रंग में लौट आता है, जैसे स्वर्ग के उस घाव ने कभी अस्तित्व में नहीं था। मैं अपना हाथ नीचे करता हूँ। मैं अपनी कलाई रोल करता हूँ। थोड़ा दर्द, एक नरम घंटी। स्वर्गीय कानून, कारण और प्रभाव का अलगाव। निष्पादन पूरा हुआ। 2 लोगों के बीच कर्म धागा पूरी तरह से काट दिया गया है। दरार स्थायी रूप से बंद है। कुल दांव फल का उपभोग 0.3%। मैं उस संख्या को देखता हूँ। मेरे मुंह का कोना हिलता है। मैं मुड़ता हूँ और वापस चलता हूँ। 2 मील दूर चट्टान की दीवार के आधार पर, जो एक पत्थर पर बैठकर एक उबला हुआ बन खा रहा है। अधिक सटीक रूप से एक उबला हुआ बन जिसे कैंटीन वाली आंटी ने मेरे लिए पैक किया था। जब मैं चला गया था, जो ने चुपचाप मेरे पैक से 3 उठा लिए थे, उसने पहले ही 2 और आधा खत्म कर लिया है। यारा चट्टान की दीवार के खिलाफ झुकती है, आंखें बंद हैं, लेकिन उसकी भौहें तंग हैं। सोई नहीं, लुचिन जमीन पर पड़ा है। थोड़ा बेहतर दिख रहा है। रक्षात्मक ताबीज का चमक आसपास के भ्रष्टाचार को खाड़ी में रखता है। फिर लुचिन की आंखें स्नैप ओपन। भ्रष्ट ऊर्जा चली गई है। यारा की आंखें उसी क्षण खुलती हैं। वह अपने चारों ओर हवा पड़ती है। उसकी पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। गहरे लाल धुंध जो महीनों से हवा में लटकी है, उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से घुल रही है, जैसे किसी ने एक विशाल खिड़की खोली है और हवा से हर गंदगी के निशान को झाड़ दिया है। रेप, जो के पास अभी भी उसके मुंह में एक आधा बन है, वह कुछ मफल्ड बड़बड़ाता है। फिर वह मुझे ऊपर से वापस चलते हुए देखता है। शाम का प्रकाश घाटी में अंतराल के माध्यम से बहता है। सुनहरा प्रकाश मेरे बालों और कंधों को पकड़ता है, जो डूबते सूरज में चमकते हुए
सुनहरे मोती के साथ बिखरे हुए हैं, जैसे मैं बस एक सुनहरी बारिश से बाहर निकला हूँ। उसके अलावा जब हम छोड़े थे तब से कुछ भी नहीं बदला है। कपड़े बरकरार, बाल अनडिस्टर्ब्ड, सांस स्थिर। हो गया? यारा पूछती है। हो गया। मैं अपने पुराने कपड़े पैक की ओर चलता हूँ और इसे खोलता हूँ। 3 बन गायब हैं। मैं जो की ओर देखता हूँ, जो अपनी पीठ के पीछे बन का आखिरी आधा हिस्सा टके करता है, पूरी तरह से निर्दोष दिख रहा है। मैं इसे जाने देता हूँ। मैं आखिरी पूरा बन निकालता हूँ, इसे आधा में बांटता हूँ। आधा लुचिन के पास जाता है, वह इसे लेता है और रुकता है। धन्यवाद, कैंटीन वाली आंटी ने उन्हें बनाया। मैं अपने आधे में काटा हूँ, 2 चबाना ठंडा। वापस यात्रा यहाँ के रास्ते से आसान है। भ्रष्टाचार खत्म होने के साथ वान्याओ पर्वत वहीं लौट आते हैं जो वे एक बार थे। ऊंचे प्राचीन पेड़, साफ धाराएं, स्पिरिट जानवर अंडरग्रोथ से अपना सिर बाहर निकालते हैं। जो जीव एक बार भ्रष्ट जानवरों में मुड़ गए थे, अब छोटे समूहों में पहाड़ों में घूमते हैं, आंखें साफ, सतर्क। जब हम चारों घाटी से बाहर निकलते हैं तो आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। जो एक फ्लैट क्लियरिंग पाता है और लकड़ी के ढेर के नीचे एक स्प्रिट लॉ प्राप्त करने के लिए स्क्रैम्बल्स। यारा अपने स्टोरेज पाउच से एक छोटा बर्तन खोदती है, बाकी राशन को धारा के पानी के साथ फेंकती है। इसे एक दलिया में पकाती है जिसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। हम चारों आग के चारों ओर बैठे हैं, एक कटोरा प्रत्येक। लुचिन धीरे से पीता है। राख ग्रे उसके चेहरे से काफी हद तक चला गया है, जो किसी ठीक होने वाले व्यक्ति की बेहोश गर्मी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वह थोड़ी देर के लिए आग में घूरता है, फिर बोलता है, जेन, इसके बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं अपना कटोरा पकड़ता हूँ और सोचता हूँ। जब मुझे 3 साल पहले क्लास एफ में फेंक दिया गया था तो मैंने कभी बाद के बारे में नहीं सोचा। दांव फल एकीकरण के दौरान मैं हिल नहीं सका। मेरा पूरा ध्यान दिन से बचने में चला गया। लेकिन अब दांव फल एकीकरण पूरा हो गया है। दरार बंद है, इकाई चली गई है और मुझे एहसास है कि मुझे वास्तव में कोई पता नहीं है कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता। मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ। वापस जाओ और क्लास रेप बने रहो, जो जोर से कहता है। उसका कटोरा लगभग टिप हो जाता है। क्या हेडमास्टर ने यह नहीं कहा कि आपको अब और नहीं होना है? ये निश्चित रूप से सिर्फ विनम्र होने के नाते है। तुम रेप हो, हमेशा रहे हो। यारा अपनी आंखें घुमाती है लेकिन बहस नहीं करती। मैं अपना अंतिम दलिया खत्म करता हूँ और कटोरा नीचे रखता हूँ। मैं पीछे झुकता हूँ और ऊपर देखता हूँ। वान्याओ पहाड़ों के ऊपर का रात का आकाश लगभग अनुचित रूप से स्पष्ट है। मिल्की वे अंत से अंत तक फैला है, काले मखमल के पार बिखरे हुए हीरे की तरह स्टारलाइट। 3 साल के लिए मैं हर दिन उस क्लासरूम में बैठा और आकाश को कभी नहीं देखा। फिलहाल वापस चलते हैं, मैं कहता हूँ। हम पता लगा लेंगे। कैंप फायर पॉप और क्रैकल करता है, चिंगारी को अंधेरे में भेजता है जहां वे सितारों के साथ मिश्रण करते हैं। जो एक पूर्ण डकार निकालता है, एक चट्टान के खिलाफ पीछे झुकता है और खर्राटे लेना शुरू कर देता है। यारा अपनी जैकेट उतारती है और लुचिन के ऊपर लपेटती है, फिर दूसरी चट्टान के खिलाफ अपने घुटनों के चारों ओर अपने हाथ लपेटती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं आग के पास बैठता हूँ, हाथ एक साथ बंधे हुए, ठुड्डी को अपनी भुजाओं पर टिकाए हुए। वही मुद्रा जो मैंने 3 साल के लिए उस पोडियम के पीछे रखी थी। लेकिन इस बार मेरी आंखें बंद नहीं होती हैं। मैं आग को देखता हूँ। मैं आग की रोशनी को 3 सोते चेहरों पर गिरते देखता हूँ। मैं सितारों की अंतहीन नदी को ऊपर देखता हूँ। 3 साल के लिए मैं एक पत्थर की मूर्ति थी, गतिहीन, अछूत। अब आखिरकार मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो ओ भाई लोग, सीन देख लिया ना? 3 साल तक वो ठंडा सड़ा दलिया खा खा के और चुपचाप पोडियम के पीछे दुबक के बैठे रहने वाला अपना भाई जेन। भाई ने क्या सिस्टम हिलाया है? जो लोग इसको बेकार का लकी चार्म बोल के इसकी फिरकी ले रहे थे, वो तो असल में इस पूरी अकादमी का असली डॉन निकला। मतलब बंदे का स्वैग देखो भाई, जीरो कल्टीवेशन से सीधा स्वर्गीय पावर तक। जो साले इसको पालतू कुत्ता बोल रहे थे, भाई ने बिना हाथ लगाए बस हवा में उंगली घुमाई और सबकी सेटिंग बिगाड़ के रख दी। और वो लुचिन जो खुद को नंबर 1 का भाई समझ रहा था, जैन ने उसकी वो परजीवी वाली बकचोदी को ऐसी राग बनाया कि उसे याद रहेगा कि असली दांव फल की पावर क्या होती है। साफ सीधी बात है, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि ये अपूर्ण का इलाका होने की निशानी है। अब देख भाई, कहानी तो यहीं एद एंड होती है, पर जैन का जलवा अपने भेजे में फिट हो गया होगा। अब अगर तुमको इस कहानी के हर सीन में थोड़ा तीखा और मसाला लगा है, तो वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे इतनी जोर से लपेटो कि वो भी बोले, ए भाई बस कर। और लाइक तो ऐसे मार जैसे जैन ने उन गद्दारों को धोया था। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी कर लो, वरना अगर जैन का पारा चढ़ गया तो क्या होगा समझ रहे हो ना? चैनल को सब्सक्राइब करो और वो घंटी वंटी बजा देना, ताकि जब अगली बार हम ऐसी कोई तूफानी कहानी लेके आए तो तुमको सबसे पहले अपडेट मिले। तुम लोग का सपोर्ट था तभी तो ये सफर यहाँ तक पहुंचे, वरना हम तो यहाँ बस वही ठंडा दलिया ही पी रहे होते। तो चलो, अब बहुत हुई बकचोदी, काम तमाम हो गया है और जैन अब अपने नए सफर पर निकल चुका है। सबको बाय बाय, सायोनारा, जय बिलू बाबा।